ये कोचिंग क्लासेस ने या एक कल्चर बना के रखा हुआ है कि नहीं। और देखिए, मैंने जब ये कहा, कम से कम YouTube में 50 ऐसे कोचिंग क्लास मोटिवेशनल स्पीकर, नहीं देखिए कैसे, अरे देखिए उनका धंधा है ये करना, आपको इसके जकड़ में, इस चक्रव्यूह में रख के वो पैसा बनाते हैं आपके, उनके क्यों सुनते हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव सान्याल। पर सर, आप इस देश में गिनती के कुछ लोगों में से हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, सीधे उनसे संपर्क में रहते हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत बार ऐसा हुआ है, उनके विचार एक तरफ थे और डेटा को देखने के बाद उनके विचार बदल गए। मैंने बहुत बार देखा है। 1960 के दशक में हमारे पास खाने के लिए भी मतलब गेहूं वगैरह नहीं थी और हम लोगों को भीख मांग के अमेरिका से PL 480 के तहत गेहूं वगैरह आयात किया। जैसे आप लंदन या पेरिस में जाएंगे, आप देखेंगे, और न्यूयॉर्क में जाएंगे तो और भी बहुत साफ दिखेगा कि दिल्ली के जो मेट्रो हैं या भारत में जो मेट्रो हैं, वो उनके मेट्रो सिस्टम से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, नए हैं। जो वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, जहाँ पर गरीबों के लिए आवास है, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं हैं, उनके लिए डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में पहुँचता है, गैस है, और ऐसी कई स्कीमें हैं। और दूसरी तरफ एक दावा ये किया जाता है कि उनको सीधा कुछ पैसे दे दो और वो सीधे बढ़ जाएं। 1980 के दशक में हम और चीन एक ही स्तर पे थे। हाँ, पर कैपिटा इनकम ही नहीं, पूरे आर्थिक ढांचे का भी जो साइज है वो मोटा मोटा एक ही था। ठीक है। तो हम में और उनमें जो अभी फर्क आ गया है, उसे किस कारण हुआ है, और तुर्कियों और मुगलों में हमारे देश में कितना अत्याचार किया। चित्तौड़ में 3 बार जौहर साका हुआ, आप पढ़ते ही नहीं है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको महाराणा प्रताप के महत्व को समझने में बहुत कठिनाई होगी। याद रखिए कि पहले जो महंगाई दर थी, आज से कहीं ज़्यादा थी। दाम 8 से 12% बढ़ते रहते, हर साल बढ़ते थे। 10% तो नॉर्मल था। अभी हम लोग 5% पे रोना धोना होता है। तो ये जो फ़र्क हुआ है, इसमें एक योगदान नोटबंदी की है कि जो फर्जी नोट हैं पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। AI आ रहा है तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर वो और नौकरियाँ खाएगा। क्या मेजर्स लेगी सरकार या सिस्टम कि बेरोजगारी दर कम हो? देखिए, UPSC लीजिए। UPSC में जो सफल होते हैं कैंडिडेट, मैं बताता हूँ, 0.08% UPSC में सफल होते हैं। ये स्टेटिस्टिकली ऑलमोस्ट 100% लोग असफल हो रहे हैं। सर, नीट एग्ज़ाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है और यूथ उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और जब यूथ इतने बड़े लेवल पे परेशान होता है, नहीं, मैं इस पे सहानुभूति रखता हूँ। और देखिए, केंद्र सरकार अभी इस पे जांच कर रही है, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उनकी ये सोच थी कि जब तक राष्ट्रवाद या अपने सभ्यता की जो एहसास जो है, जब तक नहीं रहेगी, तब तक हम उन पर राज कर सकते। क्रांतिकारियों के दृष्टिकोण से देखें तो यही है जिस धारा जिसके कारण हम आज़ाद हुए, न कि डांडी मार्च या ये अलग चीज़ है। वहाँ के एक राजकुमार ने अयोध्या से किसी राजकुमारी के साथ विवाह किया। आप तो अयोध्या के हैं जी। तो आप ही के कोई मैंने मतलब दादाजी की बहन होगी कोई। हाँ। नमस्कार दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट में यानी TRP में आपका स्वागत है। हमारे आज के पॉडकास्ट में जिन मेहमान से हम आपको मिलाने वाले हैं, वो एक साथ कई फील्ड्स में महारत रखते हैं। वो इकोनॉमिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, एक कामयाब लेखक हैं, और सबसे बड़ी बात, वो उस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं जो प्रधानमंत्री को आर्थिक नीतियों पर सलाह देती है। मतलब वो एक ऐसा काम करते हैं जिससे इस देश के 140 करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ता है। सो बहुत सारी बातें उनसे करेंगे, बहुत कुछ उनसे सीखने लायक है। सो प्लीज वेलकम श्री संजीव सान्याल जी। नमस्ते सर। नमस्कार रौनक। कैसे सर आप? बढ़िया। वेलकम सर। आप ना कॉम्प्लेक्स दे रहे हो, आप ऐसा लग रहा है आपकी एज रिवर्स में जा रही है। जैसे मैंने इंट्रो में कहा, हम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता और आप इतने सारे काम, इतने हाई प्रोफाइल काम कर लेते हैं। पहली बात यही बता दीजिए कि मंत्रा क्या है इस चीज़ का, कि कैसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं आपसे? देखिए, मेरे बहुत सारे अलग अलग विषयों में मेरी जो इंटरेस्ट है, तो स्वाभाविक है मैं बचपन से ही बहुत सारे अलग अलग चीज़ें करता रहूँ। मैं हमेशा पढ़ाई लिखाई भी करता था, बहुत स्पोर्ट्स भी करता था, और मुझे कोई इसमें कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है, इसलिए कि भी किसी भी समय एक ही चीज़ के मैं डेडलाइन रखता हूँ। मतलब जैसे अभी है,
मैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अभी हूँ, लेकिन क्या होता है कि इसके जो डेडलाइंस हैं यही सर्वप्रथम मैं अपने सामने रखता हूँ। ओके। न कि मेरे जो अलग जो मैं काम करता हूँ, जैसे किताबें लिखता हूँ, किताबों में एक लाभ है, उनका डेडलाइन बहुत कम होता है। मतलब अंत में जाके जब हम किताब छापने जाते हैं तब एक डेडलाइन होता है जी। लेकिन उसके पहले कोई डेडलाइन नहीं है। इस हफ्ते मैंने चैप्टर लिखा या नहीं लिखा, कोई बहुत फर्क इससे नहीं पड़ता। पर सर, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर होने के नाते आपका दिन कैसा होता है? क्या क्या होता है उस दिन में, क्योंकि एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। देखिए, पैटर्न बहुत ऐसा कि मतलब सुबह इस समय गए वापस आए, ऐसा नहीं है, क्योंकि मीटिंग्स होती हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब इनमें कोई कभी कुछ चीज़ें हैं जिनके डेडलाइन बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है, तो कभी कभी डेडलाइंस पास होती हैं, तो तब उस समय 14 घंटा भी काम करना पड़े, रात तक काम करना पड़े, या मीटिंग्स कोई इमरजेंसी मीटिंग हुआ, तो जो भी है, मतलब कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। और मैं बहुत मतलब दूसरे देशों में, अब देश के अंदर भी विभिन्न शहरों में लेक्चर देता हूँ या किसी प्रोजेक्ट को देखने जाता हूँ, तो टूर भी रहता है। तो इस तरीके से कोई मतलब मैं नहीं कह सकता कि ऐसा एक पैटर्न है जो हर दिन मैं करता हूँ। ओके। पर सर, आप इस देश में गिनती के कुछ लोगों में से हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, सीधे उनसे संपर्क में रहते हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा है? क्या वो आइडियाज़ को लेकर ओपन रहते हैं? कितनी चर्चाएं होती हैं? कितनी एक्सेप्टेंस है? इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो एक चीज़ याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ जाके प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ जी। हाँ, तो मैं उनका आर्थिक सलाहकार हूँ। तो विभिन्न तरीके के मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक तो मेरा एक जिम्मेवारी है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है उसको देख परख के रखना, और अगर कोई ऐसा अचानक से कोई आंकड़े निकले जिसको प्रधानमंत्री को जानकारी होनी चाहिए, तो उस पर निगरानी रखना मेरा एक काम है, और उसमें मैं नोट्स ऊपर देता हूँ, कभी कभी जाके प्रेजेंटेशन भी करता हूँ। दूसरा है कि कुछ आर्थिक सुधारों की ज़रूरत हो या कोई सुझाव आए, कभी कभी ये सुझाव प्रधानमंत्री स्वयं देते हैं, कभी किसी मिनिस्ट्री से या किसी बाहर के किसी संस्था से ये सुझाव आते हैं, कभी कभी ये मैं अपने आप से कहीं से निकालता हूँ। तो ये जो सुझाव वगैरह हैं, या आर्थिक सुधार या किसी भी विषय पे कोई अगर हम लोगों को थोड़ा जांच करना पड़े, कौन सा नियम अगर बदलना हो या कोई एक प्रणाली या किसी कानून को बदलना हो, तो इन पे जो इसका जो रिसर्च है वो मैं ही अकेले नहीं, मेरे पास टीम भी है, हम लोग इसका करते हैं। सिर्फ एक प्रेजेंटेशन या भेज देते हैं या नोट भेज देते हैं, कभी कभी हम लोग इसका पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा होता है। सोशल मीडिया में भी देखा है कि प्रधानमंत्री एक मीटिंग ले रहे हैं, लंबा सा टेबल है और लोग खड़े बैठ के इधर प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उस तरीके से मैं भी कभी कभी प्रेजेंटेशन देता हूँ जी। आइडियाज को लेकर कितने ओपन रहते हैं वो, जो आप लोगों के सुझाव होते हैं उस पर डिस्कशन होता है? ओपन है, और बहुत बार ऐसा हुआ है उनके विचार एक तरफ थे और डेटा को देखने के बाद उनके विचार बदल गए। मैंने बहुत बार देखा है। तो वो उनके लिए बहुत ये ज़रूरी है कि पूरी तरह से इसका जो जांच पड़ताल किया जाए, इसकी जो विश्लेषण वो एकदम अव्वल नंबर का हो, मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी रिसर्च होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए, जो इनके जो तर्क वितर्क जो हैं वो एकदम साफ होने चाहिए। और अगर आपने अपना केस साफ तरीके से सामने रखा है तो प्रधानमंत्री उसको ज़्यादातर उसी पे जाते हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ है, लेकिन उनकी कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, ये डेटा ये कह रहा है कि, लेकिन मेरा ये गट फीलिंग है कि ये दूसरे तरीके से भी इस चीज़ को किया जा सकता है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो डेटा के आधार पे ही अपने निर्णय लेते हैं। परफेक्ट। सर, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, ये दोनों ही बड़े हैवी सब्जेक्ट्स हैं। एक साथ दोनों के लिए वो इंटरेस्ट कैसे जगा, और क्या दोनों में कोई आप चीज़ कॉमन देखते हैं? तो एक चीज़ याद रखिए कि हम लोग सिर्फ एक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एक सभ्यता को फिर से वापस लाने की कोशिश में। अर्थव्यवस्था तो उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन ये सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम एक सभ्यता को जब वापस ला रहे हैं, जो मतलब सदियों तक बहुत कारणों से, विदेशी आक्रमण के कारण, बहुत दूसरे कारणों से भी जिसको दबोच दिया गया, उसको जब हम बाहर निकाल रहे हैं, उसको फिर से उसका
मतलब उसका निर्माण कर रहे हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन एक ब्रॉडर व्यू भी चाहिए। मतलब उसमें हमको सांस्कृतिक विषयों पे भी सोचने की ज़रूरत है, उस बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। तो जब आप प्रधानमंत्री के स्तर से देख रहे हैं और मैं उनके सलाहकार समिति में हूँ, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ इसको एक नैरो, ये मतलब सीमित आर्थिक दृष्टिकोण से न देखें। इस तरीके से चीज़ को देखा जाए तो इतिहास को ही नहीं, दूसरे चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। पर्यावरण के बारे में देखने की ज़रूरत है, हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक हमारे जो सोच है उसको भी इसमें लाने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार होने का ये काम नहीं है कि हम सिर्फ आर्थिक विषय पे बहस करते हैं, क्योंकि हर चीज़ों में ट्रेड ऑफ होती हैं। कभी कभी जैसे आर्थिक विकास और पर्यावरण में एक मतलब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या ट्रेड ऑफ है। जी, ये दृष्टिकोण आपके आने के बाद है या आपकी टीम की वजह से है, या ये जनरली भी होता है, या ऐसा होना ही चाहिए? नहीं, ऐसा होना ही चाहिए। इससे पहले होता था? हाँ, होता था। ओके। मैं उनकी नीतियों से सहमत हूँ या नहीं हूँ अलग बात है जी, लेकिन हर सरकार में ऐसे लोग रहते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं जी। जैसे पहले यूपीए या कांग्रेस के ज़माने में मोंटेक सिंह आलूवालिया थे, विजय केलकर, ऐसे अर्थशास्त्री थे, सिर्फ सीमित तरीके से नहीं सोचते थे। 360 डिग्री अप्रोच, 360 किसी न किसी स्तर पे जाके 360 डिग्री अप्रोच लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप साइलों में सोचेंगे तो आप वो ये सब जो जिस तरीके से द यूनिटी ऑफ गवर्नेंस जिसको कहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, इस पे जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो एक 360 डिग्री उनकी जो सोच है वैसे हो। अब मेरे जो जैसे सलाहकार समिति के जो चेयरमैन हैं वो हैं विवेक देबरॉय। तो विवेक देबरॉय तो बहुत विख्यात अर्थशास्त्री हैं, लेकिन साथ साथ ये संस्कृत के पंडित भी हैं। उन्होंने महाभारत, रामायण, इन सब का अनुवाद किया है अंग्रेजी में। ऐसे बहुत लोग, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वाइडर व्यू की जो ज़रूरत है जी, ये प्रधानमंत्री के स्तर पे जाके आपको इस तरीके से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसी साइलों में कुछ नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली। हाँ, परफेक्ट। सर, जीडीपी की बात करें तो जीडीपी के लिहाज से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा पे जब हम आते हैं तो वो नंबर्स बहुत कम है, $2700 के आसपास है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या चैलेंज है और इसमें सुधार कैसे हो सकता है? जी, आप सही कह रहे हैं। हम अभी अर्थव्यवस्था 5वीं नंबर पे है और 2-3 साल में हम लोग तीसरे नंबर पे भी पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि हमारी जो जनसंख्या है वो पहले नंबर पे पहुंची हुई है। आर्थिक उत्पादन को जनसंख्या से बांट दें तो स्वाभाविक है जो हम हर एक पर कैपिटल लेवल पे जितना उत्पादन है वो कम ही निकलेगा। जी। और आपने तो बताया ही कि 2700 के इर्द गिर्द है हम पर कैपिटा इनकम, डॉलर में अगर इसका मापें। इसके लिए हमको 2-3 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। सर, पहले तो पर कैपिटा इनकम $2700 है, ये सच है, लेकिन याद रखिए कि हम कहाँ से आए। हाँ, तो 1947 में जब अंग्रेज़ यहाँ छोड़ के गए, वो तो पूरी तरह से हमसे खून चूस के गए। फिर उसके बाद 45 साल तक हम लोगों ने सोशलिस्ट यानी समाजवादी सिद्धांतों पे इस अर्थव्यवस्था को चलाया, और ये पूरी तरह से हमें एक तरीके से हमें क्रिपल करके छोड़ के गया। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है जो उस 45 साल में है वो बहुत धीमे गति से बढ़ी। तो इसका नतीजा हुआ कि ये 45 साल हमने व्यर्थ में ही बिता दिए। तो आपकी उम्र कम है, लेकिन जो लोग 1991 के दिनों के बारे में जिनको अभी भी याद है, उनको याद होगा कि 1960 के दशक में हमारे पास खाने के लिए भी मतलब गेहूं वगैरह नहीं थी, और हम लोगों को भीख मांग के अमेरिका से PL 480 के तहत गेहूं वगैरह आयात किया। तो उसके बाद 1970 के दशक में महंगाई दर इतनी बढ़ गई कि 71 के युद्ध को जीतने के बावजूद
प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करने पे आना पड़ा। फिर 1980 के दशक में भी बहुत कठिनाइयाँ थी और अंत में जाके 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई। इसके बाद हम लोगों ने आर्थिक सुधारों का जो ये दौर है ये शुरू हुआ, रीबिल्ड करना शुरू हुआ। तो 91 में याद रखिए कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी सिर्फ 360। अभी तो हम लोग 2700 पे हम लोग बोल रहे हैं बहुत कम है। 91 में सिर्फ $360 पर कैपिटा था हमारा, ठीक है। उसके बाद हम सुधार होने के कारण हमारे कुछ ये जो आर्थिक गति में, विकास दर में कुछ मतलब सुधार आया। तो उसके वजह से जो हम लोग ये 2700 पर पहुंच पाए हैं। तो पहली बात याद रखिए कि हम कहाँ से आए हैं। दूसरी बात है कि अब यहाँ जो हमारी जो दर है वो बहुत अच्छी है। क्यों, मैं समझाता हूँ। पहले तो हमारी जो जनसंख्या में के बढ़ने की जो जिस दर से हम लोग बढ़ रहे थे जनसंख्या, वो कम घटते घटते अभी 0.5 पे आप पहुँची और घटती जा रही है। तो एक है कि ये जनसंख्या के कारण जो हमारे पास जो एक भार हमको था वो अभी मतलब उतना नहीं है, मतलब घट नहीं रहा है, लेकिन स्टेबल है मोटा मोटा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम एक स्तर पे पहुंचे हैं जहां ये कंपाउंडिंग प्रोसेस का फर्क पड़ने लगेगा। देखिए, आप का जो पर कैपिटा इनकम इतना कम है कि उसको बढ़ाएंगे भी तो बहुत ही कम ही रहता है, लेकिन 2700 पे जब हम जाके पहुंचे हैं और हमारे जो अर्थव्यवस्था का अभी साइज है अभी $4 ट्रिलियन पे है, तो अब अगर हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कंपाउंडिंग प्रोसेस है। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। हाँ, चक्रवृद्धि। अब चक्रवृद्धि का ये इसमें एक शक्ति है जो शुरू में लगता है कि ये थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपाउंड होते होते इसका जो असर है बहुत ही शक्तिशाली है। तो हम अब आके इस स्तर पे पहुंचे हैं कि इसका हमें लाभ हमको आने लगेगा जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस आर्थिक दर को बरकरार रखें और इसको चलाए जाए, क्योंकि इसी कंपाउंडिंग से हम अचानक से बढ़ जाएगा। याद रखिए कि 1980 के दशक में हम और चीन एक ही स्तर पे थे। हाँ, पर कैपिटा इनकम ही नहीं, पूरे आर्थिक ढांचे का भी जो साइज है वो मोटा मोटा एक ही था, ठीक है। तो हम में और उनमें जो अभी फर्क आ गया है उसे किस कारण हुआ है? यही चक्रवृद्धि के कारण, क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग प्रोसेस है, हम में और उनमें 2-3% का ही फर्क है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी बैठी हुई थी। हम भी बढ़ रहे थे, वो भी बढ़ रहे थे, लेकिन हम में जो फर्क था ये 2-3% का ही था। लेकिन ये जो कंपाउंडिंग प्रतिशत के कारण, ये कंपाउंडिंग जो ये प्रक्रिया है उसके कारण वो कहाँ पहुंच गए और हम भी बढ़े, लेकिन हम दोनों में उस स्पीड से नहीं बढ़े, उस स्पीड से नहीं। अब क्या हुआ है, ये जो इन दोनों में जो फर्क है वो उलट गया है। मतलब अब हम लोग पहली बार पिछले 2-3 साल में हमारा जो विकास दर है वो अब उनसे ज्यादा है जी। अब इसको 20-30 साल तक हम लोगों को बरकरार रख के चलाना पड़ेगा, और यही है, इसी को मेंटेन करना ही मैं कहूँगा ये सबसे मतलब अर्थशास्त्रियों के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और कौन सी चीज़ इसमें चैलेंज होती है कि ये मेंटेन? तो बहुत चीज़ें हैं। हाँ। तो इसमें 3 चीज़ों को आपके बारे में सोचना पड़ेगा। पहली बात ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि इसका ये एक भगवान का देन है, ऐसे ही अब कुछ नहीं करे तो ये विकास दर चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। नीतियों की ज़रूरत है और नीतियों में सुधार की ज़रूरत है, और हमारे जो इकोनॉमी के उत्पादन की क्षमता है यानी जिसको कहते हैं सप्लाई साइड, उसमें निवेश करने की ज़रूरत है। और हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार निवेश कर दिया चल पड़ा, ऐसा नहीं है। आपको इसमें निवेश करते रहना पड़ेगा। तो एक है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जाइए। तो हम लोग, आप देख रहे होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा एक निवेश कर रहे हैं। सड़कों, जो हाईवेज़ हैं, नेशनल लेवल पे जो हाईवेज़ हैं उनको देखिए, हवाई अड्डों को देखिए, हमारे जो पोर्ट्स वगैरह हैं, इनमें हम लोग निवेश करते हैं। क्यों है? ये हमारी
आर्थिक क्षमता को मतलब मजबूत करते हैं। दूसरा है कि हम चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जिससे प्राइवेट सेक्टर आके इसमें निवेश करे। हाँ, बाहर से जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं यहाँ के निवेश करें। हमारे जो नए जो क्षेत्र हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो भी हो, नए नए जो टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं उनमें निवेश हो। तो इनमें इनको बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों को नीतियाँ जैसे PLI स्कीम है, ऐसे ऐसे हम लोगों को करना पड़ता है। तो एक बड़ा मुद्दा है कि सप्लाई साइड, हमारी आर्थिक क्षमता में कंटिन्यूअस हम लोगों को निवेश करने की जरूरत है जी। एक बार कर दिया और चल पड़ा, ऐसा नहीं होगा। और ये इसीलिए बहुत कठिन है, क्योंकि एक चीज कर दिया फिर स्वाभाविक है, क्योंकि हर कदम पे आपको साधनों की जरूरत होगी। कुछ अगर आप बदलाव लाएंगे तो स्वाभाविक है कुछ लोग उसका विरोध भी करेंगे जी। तो ये लोग इसीलिए इस पे लगे रहना बहुत जरूरी है। तो ये एक है। दूसरा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी संतुलन को बनाए रखना, क्योंकि ये जो आर्थिक प्रक्रिया है उसमें संतुलन बनाने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि महंगाई दर 2 से 6% के बीच में रहे। ठीक है। हाँ। दूसरा है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएं। हमारा जो करंट अकाउंट है वो बहुत इतना बढ़ ना जाए अचानक से, जिससे हमारे मतलब एक्सटर्नल अकाउंट्स में दबाव पड़े। हमारे बैंकों को बहुत परिश्रम करके हम लोगों ने साफ किया है, उस पे फिर से उत्पटांग अजीब से जो निवेश करने का एक जो मतलब नियंत्रण के बिना, जैसे उन लोगों ने मतलब लोन वगैरह दिए थे, वैसे कभी फिर से ना होए। क्योंकि अगर हमारी जो ये फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें अगर असंतुलन बन जाए तो एक क्राइसिस होने का डर है। तो ये हर एक चीज़, ये सब आर्थिक संतुलन के जो इंडिकेटर हैं वो हमारे पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, नहीं तो ये कभी भी एक क्राइसिस हो सकता है जी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक ज़माना था 1990 के दशक में, जब लोग कहते थे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, वो जाके मतलब उस ज़माने में उनको कहते थे इकोनॉमिक टाइगर्स, आपको याद होगा। अब क्या हुआ, 97-98 में शायद एक एशियन क्राइसिस हुआ था, आपको याद होगा। एशियन क्राइसिस में उनकी फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह से टूट गई जी, और उससे वो कभी भी उधर उभर के नहीं आ पाए। तो अभी भी वो हाँ हमसे आगे बढ़ गए, लेकिन फिर उस पर बैठ गए, उसी स्तर पर बैठ गए। अभी हम धीरे धीरे उनके पास, और अगर भगवान करे हमें कोई क्राइसिस नहीं, हम उनसे बाहर आगे बढ़ के चले जाएंगे। राइट। लेकिन ये ज़रूरी, इसीलिए मैं इस पे बार बार इस पे बता रहा हूँ कि आर्थिक संतुलन बनाए रखना जी, महंगाई को मोटा मोटा नियंत्रण में रखा, वित्तीय घाटे को मोटा मोटा हमारे नियंत्रण में रखना, ये कठिन चीज़ है। क्योंकि हर वक्त आप पे दबाव लगेगा कि इस पे खर्च कर दो, उस पे रेवड़ी दे दो, ये सब आप पे दबाव रहेगा, राजनीतिक दबाव, अन्य दबाव भी रहेंगे जी। तो ये इन पे नियंत्रण रखना, हमेशा निगरानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहा दूसरा। तीसरी बात है कि हमारे देश में आज भी बहुत लोग बहुत ही गरीब हैं, मतलब दरिद्र हैं। उनके लिए एक सेफ्टी नेट की ज़रूरत है। और विकास तो हो रहा है लेकिन इनके पास इसके जो उपलब्धियां हैं, इसका जो लाभ है, वो अगर नेचुरल तरीके से ट्रिकल डाउन से अगर पहुंचे तो ये दशकों निकल जाएंगे और उनको एक तरीके से लाभ ही नहीं मिलेगा जी। तो इसलिए इनके लिए डायरेक्ट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जैसे DBT, हाँ, जनधन अकाउंट बनाए गए, करेक्ट, उसमें डायरेक्ट पैसा डाला गया, या बताया गया कि भाई हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से आपके घर बना देंगे जी, या हम लोगों को आपके गैस के सिलेंडर दें। ऐसे करके डायरेक्ट इंटरवेंशन से इनके लिए एक सेफ्टी नेट बना के रखे। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ,
ये सब करके एक सेफ्टी नेट बना के रखा और जिससे इनको धीरे धीरे ऊपर लाया जा सके। तो ये 3 मैं कहूँगा कि मोटा मोटा ये 3 सिद्धांत हैं कि आप विकास दर को बनाए रखें और इसमें निवेश करते जाएं। जी। दूसरा है कि हर वक्त आर्थिक संतुलन को बरकरार रखें। करेक्ट। और कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया चलो 1-2 साल हम लोग और तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि आगे जाके सिस्टम टूट सकता है। गाड़ी चलाने में जो होता है, एक गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छी तरीके से कीजिए और गाड़ी चलाने के समय तेज चलाइए जहां आपको मतलब सड़क उस तरीके के हों, लेकिन हमेशा तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। Perfect. और तीसरा है कि जो बहुत ही दरिद्र हैं, जिनको किसी तरीके का सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको आप गाड़ी में बैठा दें और उनको ले चलें। करेक्ट। क्योंकि वो उनमें अपनी गाड़ी खरीदने की क्षमता नहीं है। बिल्कुल। तो तीनों सिद्धांतों की ज़रूरत है, वरना वो ग्रोथ जो हम 20 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएगा, या वो टूट सकता है या रुक सकता है। टूट सकता है। और देखिए, हम लोग, ये देश एक परिवार है जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को लगे कि देखिए परिवार के कुछ सदस्य बहुत आगे बढ़ गए हैं और हम लोग ऐसे ही बैठ गए हैं। तो हमेशा सबको थोड़ा सा सपोर्ट देने की जरूरत है। परफेक्ट सर। इसी से जुड़ा हम लोग समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूँ जी। ये सिर्फ इसका हमारा जो सिद्धांत है उसका हमने एक नाम भी दिया है, इसका अंत्योदय है। अंत्योदय। हाँ, अंत्योदय का मतलब है जो सिस्टम का जो एकदम सबसे पिछड़ा, जो लोएस्ट डेसाइल है, उसको डायरेक्ट सपोर्ट दिया जाए। डायरेक्ट सपोर्ट। तो सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि इनकम इनइक्वालिटी एक मेजर इशू है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट का एक हिस्सा जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि 5% लोगों के पास 60% दौलत है इस देश में, और बाकी नीचे जो लोग हैं 50% भारतीयों के पास 3% की दौलत है। सो अब इससे निपटने के 2 तरीके हैं। एक आपने बताया कि जो वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं जहाँ पर गरीबों के लिए आवास है, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं हैं, उनके लिए डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में पहुंचता है, गैस है, और ऐसी कई स्कीमें हैं। और दूसरी तरफ एक दावा ये किया जाता है कि उनको सीधा कुछ पैसे दे दो और वो सीधे बढ़ जाएं, या फिर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की एक स्कीम चलाई, इसके बारे में बात करना शुरू किया गया। सो इसको आप कैसे देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा फायदेमंद है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पे आपका क्या विचार है? और डायरेक्टली उसको खूब सारा पैसा ही दे दो तो बढ़ जाएगा, महीने महीने कितने पैसे तो आपको इसको बहुत ही सोच विचार के करना पड़ेगा। अगर हम ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट लीजिए, जैसे देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एनजीओज हैं बहुत ज़्यादा इसको एक तरीके से बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक है। उनका मकसद अलग है। वो चाहते हैं कि हम लोग ये वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स इत्यादि करके हमारे जो अरबपति हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, उनको नीचे ले आए। देखिए, याद रखिए कि अगर हम लोग सिर्फ हमेशा, पहले मैं जब मतलब स्कूल वगैरह में था, उस समय में हमेशा कहते थे टाटा बिरला, टाटा बिरला, टाटा बिरला। आज नया हुआ है अदानी अंबानी, अदानी। देखिए, हम लोग को ये उद्योगपतियों की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो निवेश करेंगे। हम तो इतने हज़ारों लाखों नौकरियों की ज़रूरत है उनको, या पिकेटी या ऑक्सफैम थोड़ी ये नौकरियों का उत्पादन थोड़ी इनसे होगा जी। ये तो उद्योगपति ही करेंगे। तो ये उद्योगपतियों के पीछे पड़ना ये गलत बात है। और आप एक चीज़ याद रखिए, जो सब एनजीओज हैं, ये थॉमस पिकेटी ही हो या ऑक्सफैम हो या हज़ारों जैसे ऐसे एनजीओज हैं, इनके किसी के भी बारे में इनके बैलेंस शीट में देखेंगे तो आप देखेंगे इनका पैसा कहाँ से आता है। वे वही फोर्ड फाउंडेशन से आता है, रॉकफेलर फाउंडेशन से आता है, गेट्स फाउंडेशन आता है, सोरोस के ओपन सोसाइटी से आता है, ओमिडियर से आता है। तो ये लोग कौन हैं? बिल गेट्स कौन है? सोरोस कौन है? ओमिडियर कौन है? फोर्ड कौन है? रॉकफेलर कौन है? ये तो सब अमेरिकी अरबपति हैं। हाँ, तो ये जो सब हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, ये तो उनके अरबपतियों के आधार पे हम लोगों को ज्ञान देते हैं जी। और उनके अपने देश में तो ये इन लोगों का बहुत मतलब तालियां बजाते हैं। यही संस्थाएं जो हैं वो तो पूरी तरह से अमेरिकी अरबपतियों के मतलब पैसे के आधार पे ये सब रिसर्च वगैरह जो कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि गोरे अरबपति हों तो बहुत अच्छी बात है, और भारतीय हों तो नहीं, वही अडानी अंबानी टाटा बिरला। तो
ये जो सोच है ये गलत है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ, देखिए हम विश्व के कितने 16 या 17% हमारी जनसंख्या है, ठीक है। तो हम दुनिया के 16 या 17% अरबपति भारतीय होने चाहिए, ये हमारा मकसद होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात, हाँ गरीबों के लिए हम लोगों को देना चाहिए, मैंने तो पहले ही सिद्धांत में लिस्ट में लिखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने ही जो इनोवेटर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे निवेश करेंगे, उनको हम लोग पहले से ही दबा दें। बाहर के लोग चाहते हैं कि हम अपने स्टार्टअप्स वगैरह को नियंत्रण में रखें, क्योंकि उनमें उनका लाभ है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो सब विदेशी एनजीओज हैं, उन्हें हमारे देश की भलाई में उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ हमें नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अगर इनको इतने ही अरबपतियों से इतनी नफरत थी, तो ये सब सोरोस से क्यों पैसा लेते हैं, ओमिडियर से क्यों पैसा लेते हैं, फोर्ड से क्यों पैसा लेते हैं? यही लोग लेते हैं। इनका बैलेंस शीट देखिए, सब यही। तो जो लोग गोरे अरबपतियों से पैसा लेते हैं, उनको सिर्फ भारतीय अरबपतियों से इनकी क्या समस्या है? तो ये चीज़, ये एक खेल खेल रहे हैं। हमें अपने अरबपतियों की ज़रूरत है, दुनिया में हो ना भारतीय अरबपति, हम उन पे गर्व करेंगे। बिल्कुल। हमें साथ साथ हमें गरीबों को भी मतलब उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, इस पे मैं कोई शक नहीं है। मैंने पहले ही सिद्धांतों में एक लिस्ट में बता दिया था कि इनको करना है। लेकिन ये जो इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब जो कर रहे हैं, इनसे हम लोगों ने इंदिरा गांधी के समय में ये सब टैक्स इनको लगाया, उस पर कोई लाभ नहीं हुआ। ज़्यादातर जो अमीर हैं वो अपने पैसे एक किसी ट्रस्ट में डाल देते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मध्यम वर्ग पे ही ये सब टैक्स, जो वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, वो सब लागू होते हैं। जो अमीर हैं वो या तो पैसा बाहर ले जाते हैं या किसी एक ट्रस्ट में डाल देते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। जी सर, हमने गरीबों के कल्याण की बात की, हमने अरबपतियों की बात की, अब मिडिल क्लास पे आते हैं। एक शिकायत जो मिडिल क्लास को होती है इस देश में, वो ये है कि हम इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सरकारी स्कूल वैसे नहीं हैं कि इतना टैक्स देने के बावजूद हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेज पाएँ, या सरकारी अस्पताल में इलाज करवा पाएँ, या सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है रिटायरमेंट के बाद। तो इस शिकायत को कितना जायज़ मानते हैं, क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, मैं कुछ हद तक तो मैं इस पर सहानुभूति रखता हूँ, क्योंकि वो टैक्स तो मैं भी भरता हूँ। देखिए, ये सही है कि हमारे सिस्टम में जो है ये पर्सनल टैक्स की बात कर रहा हूँ जी, इसका जो दबाव है ये डिस्प्रपोर्शनेटली सैलरीड क्लास पे आता है, इसलिए कि ये जो टैक्स अवॉइडेंस और जो है ये इतना हद तक हमारे समाज में फैला हुआ है कि हमारे समाज के बहुत ऐसे वर्ग हैं जो अपना टैक्स जितना उनको देना चाहिए उससे कम भरते हैं जी। तो इसीलिए क्या होता है, ये इसका जो दबाव है ये सैलरीड क्लास पे ज़्यादा पड़ता है, और ये सच है। और इसका एक ही समाधान है कि हम लोग धीरे धीरे ये जो टैक्स नेट है इसको बढ़ाएं, क्योंकि क्या होगा, कुछ ही लोगों पे अगर ये पूरा दबाव आएगा तो स्वाभाविक है ये लोग बोलेंगे भाई हमारे ऊपर क्यों है। अगर ये ज़्यादा लोग इसका भार संभालेंगे तो क्या होगा कि इसका भार फिर हम लोग मतलब स्प्रेड आउट कर पाएंगे जी। तो एक अच्छी चीज़ हुई है पिछले मतलब जीएसटी और ये कुछ सुधारों के बाद, ये पिछले 4-5 साल में ये जो टैक्स कलेक्शंस जो हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस जो उनमें आपने देखी होगी उनका विकास दर काफ़ी ऊंचा हो गया है जी सर। तो इससे एक लाभ है कि हमारे पास एक अवसर है, एक बार में नहीं अगले कुछ साल कि इसको और समान तल में हम इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो हमारे पास, हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे पिछले 10 साल में जो मिनिमम थ्रेशोल्ड था वो काफ़ी हम लोगों ने बढ़ा दिया है, ऐसा नहीं है कि फिर भी दबाव रहता है। मैं इसमें वैसे मैंने पहले ही कहा मैं सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन अंत में देखिए हम लोगों को रेल चलाना है, हम लोगों को देश की रक्षा करनी है। वो जो हाईवेज़ जो आप देख रहे हैं उसमें मध्यम वर्ग के लोग भी
गाड़ी चलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में विकास नहीं हुआ है। आप जो हवाई अड्डे में आज जाते हैं और जो पहले 10-15 साल में पहले जिस हवाई अड्डों में आप सफ़र करते थे उनमें आकाश ज़मीन का फ़र्क हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव नहीं आया है, बदलाव हुआ है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि जितना होना चाहिए था शायद नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये तो ये मतलब केंद्रीय सरकार का ये जिम्मेवारी नहीं है। तो कुछ राज्यों में जो सुविधाएं हैं अच्छी हैं, कुछ राज्यों में कम हैं। ये लोकल लेवल पे जो वोटर हैं उनको हमेशा दबाव रखना चाहिए, अपने जो वहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर दबाव डालनी चाहिए जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम केंद्र से हर गांव के स्कूल को मतलब देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी में पड़ती है और उनको और लोकल लेवल पे इस पे दबाव डालना चाहिए। जो रहा केंद्रीय सरकार के, देखिए सुविधाओं में तो मेरे ख्याल से कम बहुत फ़र्क आया है जी। ये कहना कि हमारे जो पहले जैसे सुविधाएं थी उसमें और आज में फ़र्क नहीं है, ये सही नहीं है। मैं कहूँगा कि काफ़ी है और आगे और भी करेंगे। अभी देखिए ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो पिछले 5-6 साल से बन रही हैं और अब आके इनका मतलब लाभ हमको मिलने लगेगा। जैसे मुंबई में ले लीजिए, मुंबई में पिछले बहुत सालों से हम लोग मेट्रो सिस्टम बना रहे हैं, कोस्टल रोड बना रहे हैं, अटल सेतु ये जो ट्रांस हार्बर लिंक है, एक एयरपोर्ट बना रहे हैं। अब इनमें से सिर्फ ट्रांस हार्बर लिंक अभी पिछले 6 महीने में इसका हम लोगों ने उद्घाटन किया, लेकिन बाकी सब अगले 2 साल में सभी के सब खुल जाएंगे। अब इनमें जो ज़िंदगी में लोगों के नागरिकों की ज़िंदगी में जो फ़र्क आएगा, ये कहीं से तो हम लोगों ने टैक्स इसको कलेक्शन करके इसमें डाला है ना। ऐसा पर सर मिडिल क्लास यही चाहेगा कि जो लोग टैक्स बिल्कुल नहीं दे रहे हैं नहीं, तो ये तो मैं तो उनके सहानुभूति रख रहा हूँ, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं जल्दी उनसे भी लीजिए सर आप लोग। लेकिन देखिए ये भी कठिन चीज़ है क्योंकि जब हम लोग इन लोगों पे दबाव डालेंगे तो स्वाभाविक है कि रेड होगा, ये होगा, तो मतलब उसमें भी एक ये मतलब नैरेटिव चल बैठता है कि देखिए ये टैक्स टेररिज्म है, ये वेंडेटा है। तो ये एक संतुलित तरीके से करना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा दबोच देंगे तो, और ऐसा भी नहीं है कि देखिए हर एक अफसर पे हम लोग निगरानी थोड़ी रख सकते हैं। इसमें ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ मतलब कोई सही काम कर रहा है उस पर भी रेड हो रहा है, लेकिन जब तक रेड नहीं होगा तब तो कैसे मालूम होगा कि वो सही है कि नहीं। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो उसमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा टाइट करें लेकिन इतना भी टाइट नहीं कर दें कि सिस्टम रुक जाए। करेक्ट। तो ये एक संतुलित तरीके से करना है और परफेक्ट एक तरीके से ये जो कल्चर है टैक्स भरने का वो समाज में फैले और ये एक नेचुरल चीज़ हो जाए। तो एक बार जब ये नेचुरल चीज़ हो जाएगी, सब अपना अपना जो भी उनको जितना देना चाहिए वो दे रहे हैं, तो हम लोग भी टैक्स रेट घटा सकते हैं। नहीं परफेक्ट, क्योंकि ज़्यादा लोग दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और समाज में जो एक इसका जो एक नेचुरलाइजेशन है वो धीरे धीरे हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले तो कोई भी नहीं देता था टैक्स, अब पहले से मुकाबले बहुत लोग टैक्स देते हैं या कम से कम टैक्स फाइलिंग करते हैं। तो ऐसे करते करते इससे हम फर्क तो सुधर रहा है, ऐसा नहीं है कि सुधर नहीं रहा है, लेकिन हाँ जब बहुत लोग टैक्स दे पाएंगे तो हम लोग टैक्स रेट घटा पाएंगे। ये एक बहुत नेचुरल है क्योंकि अंत में हमें वित्तीय साधनों की ज़रूरत है। उसके बिना मैं ना हाईवे बना सकता हूँ, ना हमारे सैनिकों को टैंक या तेजस या जो भी देना है वो दे सकूँगा, और स्कूल वूल तो आप छोड़ ही दीजिए, कहाँ से मैं हर चीज़ के लिए साधन की ज़रूरत है। ठीक है सर। सर एक और चीज़ जिसको कई साल बीत चुके हैं, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, उसको लेकर ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से वो सही कदम नहीं था। आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या लगता है आपको? तो मैं एक चीज़ मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं उस समय सरकार में नहीं था, तो मैं सरकार में बाद में ही आया हूं, तो मैंने भी नोटबंदी को बाहर से ही देखा। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई गवर्नमेंट के अंदर से कोई खुलासा कर रहा हूं,
क्योंकि मैं भी उसको अखबारों में ही पढ़ा था मैंने। जो भी है, अब 7 साल बीत गए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिसको लोग पूरी तरह से उसको अप्रिशिएट नहीं करते। पहली बात है कि आपको याद होगा कि नोटबंदी के पहले ये जो फर्जी नोट हैं उनका कारोबार बहुत था। आपकी पॉकेट में, हर एक इस कमरे में अगर बैठे हुए हैं ना, किसी न किसी के पॉकेट में एक फर्जी नोट होता। ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, अंदर छप रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन फर्जी नोट बहुत थे देश में। तो अब जो फर्जी नोट जो हैं अब काफ़ी कम हो गए हैं, और साथ साथ ये दूसरी बात है कि एक डिजिटलाइजेशन भी हुआ है जिसमें फर्जी करना काफ़ी कठिन है जी। तो दोनों चीज़ होने के कारण एक तो हमारे जो मॉनेटरी सिस्टम है उस पर हमारा नियंत्रण बढ़ गया है, और उसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि पहले जो महंगाई दर 8% से 12% में चलती रहती थी, वो अभी 2 से 6% के बैंड में आ गई है। अब ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आज भी लोग महंगाई दर पे बोलते हैं देखिए बहुत महंगाई बढ़ गई है, लेकिन याद रखिए कि पहले जो महंगाई दर थी आज से कहीं ज़्यादा थी। दाम 8 से 12% बढ़ते रहते, हर साल बढ़ते थे। 10% तो नॉर्मल था, अभी हम लोग 5% पे रोना धोना होता है। तो ये जो फ़र्क हुआ है, इसमें एक योगदान नोटबंदी की है कि जो फर्जी नोट हैं वो पहले से काफ़ी कम हो गए हैं, और दूसरे तरफ से डिजिटाइजेशन हो गया है। जी सर, डॉक्टर आनंद रंगनाथन हमारे पॉडकास्ट पर आए थे। उन्होंने एक जो सवाल खड़ा किया, कई लोग के मन में भी वही सवाल होता है कि गवर्नमेंट का काम है कि ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए माहौल तैयार करना, न कि खुद बिजनेस करना। कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट फुल्ली ओन करती है, चाहे वो और रेलवेज़ हो, डिफेंस हो, और इसके अलावा भी कई सारे हैं। हाईवेज़ की मैं बात करूं कुछ हद तक, फर्टिलाइज़र हो, केमिकल्स हो। सो क्या आपको लगता है कि और जब हम बाहर के देशों से एग्जांपल लेते हैं तो इनमें से कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको उन्होंने टोटली प्राइवेट प्लेयर्स को दे रखा है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि क्या वो करना सही है, नहीं सही है? वो भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि जैसे आप वो करेंगे उस पर भी राजनीतिक दबाव आता है कि क्यों गवर्नमेंट सब कुछ बेचने की कोशिश कर रही है। सो इस पूरी चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम निजीकरण की बात कर रहे हैं तो मैं ज़्यादातर इस पे मेरे जो विचार हैं ये इस पे इसी दिशा में सहानुभूति रखते हैं। तो मैं ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेटाइजेशन में पे मतलब मेरी सहानुभूति उस दिशा में है, लेकिन ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जहां आपको एक पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लीजिए रेलवेज़ ज़्यादातर देशों में पब्लिक सेक्टर ही चला पाएगी। हाँ, 1-2 ट्रेन आप मतलब रेल के पटरियों पे 1-2 मतलब ट्रेन चला सकते हैं जो प्राइवेट हैं, लेकिन जो पूरा सिस्टम, जो ढांचा है वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में ही रहेगा। सो ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे डिफेंस लीजिए, इसको डिफेंस को हम प्राइवेटाइज तो नहीं कर सकते, कुछ उत्पादन के लिए कुछ टैंक वगैरह को हम लोग प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं, लेकिन डिफेंस तो पब्लिक सेक्टर में ही रहेगा। तो इसलिए पहली बात यह है कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसको चलाना अंत में पब्लिक सेक्टर को ही करना पड़ेगा। हम लोग इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। हाँ, इनको पब्लिक गुड्स कहा जाता है। दूसरी बात है, हमने बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसको हम लोगों में विरासत में मिली है कहे, क्योंकि हम लोगों ने 1950, 60, 70 के दशकों में बहुत सारा राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो सही था गलत था अलग बात है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर वो गलत था, और उसके वजह से हमारी आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी मतलब एक तरीके से घाव लगा, क्योंकि बहुत अच्छे कंपनीज़ को हम लोगों ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। जैसे एयर इंडिया को ले लीजिए, एक ज़माने में टाटा एयरलाइंस था, एयर इंडिया बना, उसको हम लोगों ने उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। फिर उसके वजह से उसका जो इनएफिशिएंसी था उससे 70,000 करोड़ का हमारा ऋण लेना पड़ा हम लोगों को। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें राष्ट्रीयकरण करनी नहीं चाहिए थी, और
अभी हम लोग एक एक करके, जैसे एयर इंडिया का भी किया गया, हम लोगों ने इसका निजीकरण कर दिया। तो अब ये गवर्नमेंट के वित्तीय बैलेंस शीट से बाहर है, वो घाटा करे या प्रॉफिट करे, वो से हमसे उसका कोई लेना नहीं। तो एक तरीके से ये सही है, क्योंकि गवर्नमेंट में जब तक ये हर चीज़ गवर्नमेंट में रहेगा, इसका एफिशिएंसी में सवाल उठेंगे, इसमें इसका, जैसे हमारे जो बैंक थे उनमें फ़ोन बैंकिंग होता था, जैसे मतलब राजनीतिक कारण से मतलब लोन दिए जाते थे। तो इसका भी, इस पे भी हम लोगों ने काफ़ी नियंत्रण डाला है, बैंकों की सफाई की है। तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक जो हमारे पब्लिक सेक्टर है इसको साफ़ किया गया है, और कुछ हद तक हम लोगों ने इसका प्राइवेटाइजेशन भी किया है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पब्लिक सेक्टर का देश में कोई रोल नहीं है। जैसे मैं यहाँ एक नए पब्लिक सेक्टर यूनिट का जिक्र करूँगा जिसके वजह से प्राइवेट सेक्टर चलती है, यूपीआई। हाँ, एनपीसीआई जो यूपीआई चलाती है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वो तो पब्लिक सेक्टर में ही है। उसके आधार पे इतने सारे प्राइवेट कंपनीज अपना धंधा चला रहे हैं। तो जो जहाँ जहाँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको, उसमें पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत है और आगे जाके भी रहेगी। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दोनों चल सकते हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे एयरलाइन जहाँ पूरी तरह से निजीकरण हो जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर मतलब हमें प्राइवेट सेक्टर से ही अर्थव्यवस्था को चलाना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह में पब्लिक सेक्टर की भी ज़रूरत है। जैसे बैंक में हम लोग मिक्स्ड रख रहे हैं, ठीक है, कुछ पब्लिक सेक्टर के भी हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, ठीक है, और दोनों में इनके मतलब लाभ भी है और हानि भी है। मतलब पब्लिक सेक्टर के कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में उनका भी कोई उनकी भी कुछ गुण हैं जो पब्लिक सेक्टर में नहीं है। तो इनका मिक्स करके हम लोग कुछ कुछ क्षेत्र में, और कुछ कुछ क्षेत्र में पूरी तरह से निजीकरण कर देना चाहिए, और धीरे धीरे इसी तरीके से चलेंगे। और देखिए जैसे स्पेस, अब इसमें इसरो के बहुत उपलब्धियां हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम लोग इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाना नहीं चाहते। और देखिए अमेरिका में क्या हुआ है, पहले नासा से शुरू हुआ, वो तो पब्लिक सेक्टर ही था। अभी देखिए ये जो इलॉन मस्क ने जो निवेश किया है, अभी जो इसमें टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हो रही हैं, वो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। तो हमारे यहाँ भी इसरो का भी एक स्थान है, उसकी उपलब्धियाँ हैं। और अब जो नए नए देखेंगे, नए प्राइवेट सेक्टर के अब कुछ मतलब बढ़िया से बढ़िया स्टार्टअप्स हैं जो सैटेलाइट्स बना रही हैं। मतलब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो सैटेलाइट्स बना रहे हैं, तो एक स्टार्टअप कल्चर भी बना रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि कहीं कहीं पब्लिक सेक्टर का एक स्थान है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है एक साथ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर के कारण हम लोग इकोसिस्टम में नए स्टार्टअप वगैरह जो निजी क्षेत्र से जो उभर के आ रही हैं, उनको एक तरीके से क्राउड आउट ना कर दें, उनको दबोच के हटा नहीं दें। तो उनके लिए स्थान होना चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, और जहाँ जहाँ उनको सपोर्ट चाहिए वहाँ निजी क्षेत्र ये पब्लिक सेक्टर से उनको सपोर्ट दिया जाना चाहिए। परफेक्ट सर, एक सवाल छूट गया था, मैं पूछना चाहूँगा बीच में। वेलफेयर स्कीम्स की हमने बात की मोदी सरकार की, लेकिन अगर हम उन्हें और कंट्रीज से कंपेयर करें तो जीडीपी का 8% अराउंड हम वेलफेयर स्कीम्स पे खर्चा करते हैं। लेकिन बाकी बड़ी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, ओसीईडी कंट्रीज़ की, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वो 21% तक खर्च करते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये शेयर बढ़ेगा आगे आने वाले समय में? देखिए, अगर साधन ज़्यादा है तो हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन उस साधन को बढ़ाने के लिए हमको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। फिर आप मुझे कहें कि मध्यम वर्ग पे आप टैक्स ज़्यादा डाल रहे हैं, तो आप सोच लीजिए, अब तय कर लीजिए क्या चाहिए। देखिए, किसी भी आर्थिक व्यवस्था में उतना ही साधन है। अगर साधन में कोई सीमा ही नहीं है तो आपको अर्थशास्त्रियों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब चीज़ में खर्च कीजिए। चूँकि हमारे पास सीमित आर्थिक साधन हैं, तो इसका मतलब है कि हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस हद तक गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम वगैरह जो भी है उस पर खर्च कर पाएँ। ठीक है, तो हमें इस पे एक, मैं कहूँगा, हमारे अभी के जो साधन है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है,
उसके तुलना में हम लोग जो खर्च करते हैं वो हमारी वही सीमा है। ठीक है, अब अगर साधन बढ़ जाएंगे तो हम लोग और खर्च कर पाएंगे, वो परसेंटेज बढ़ जाएगा, बढ़ा सकते हैं। Perfect. उसमें भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, उस समय भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किसी एक वेलफेयर स्कीम में अगर मैं खर्च कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं किसी और चीज़ पे खर्च नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट, जैसे अभी या जो कहीं और से मैं ले रहा हूँ, कहीं से ले रहा हूँ। अभी यूरोप में देखिए अभी उनकी समस्या क्या है। उनकी समस्या है कि उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जो डेमोग्राफिक्स है, वो बहुत जल्दी से उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो बूढ़े होते जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब है कि इनके जो वेलफेयर स्कीम है ज़्यादातर अब ये जेरियाट्रिक केयर वगैरह में इनको डालना पड़ेगा। वो खर्चा करते जा रहे हैं, उनका जो पब्लिक डेट है उसका नंबर फटाफट बढ़ता जा रहा है। और एक तरफा वो कह रहे हैं कि नहीं अभी रूस से हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, हम लोगों को डिफेंस में भी खर्च करना है। तो देखिए इनके पास अभी क्या इनकी परिस्थिति है कि इनको वेलफेयर स्कीम में खर्च करें उस समय जबकि वो मतलब ज़्यादा बहुत तेज़ी से मतलब बूढ़े हो रहे हैं, और उनको उसी समय डिफेंस में भी खर्च करना पड़ रहा है, दूसरे चीज़ों में भी उनको खर्च करना पड़ेगा जो बहुत साल से उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत पुरानी हो चुकी है। तो उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अब कहीं ना कहीं जाके खर्च करना पड़ेगा। जैसे आप लंदन या पेरिस में जाएंगे, आप देखेंगे, और न्यूयॉर्क में जाएंगे तो और भी बहुत साफ दिखेगा कि दिल्ली के जो मेट्रो हैं या भारत में जो मेट्रो हैं वो उनके मेट्रो सिस्टम से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, नए हैं। तो कभी ना कभी उनको अपने मेट्रो सिस्टम को भी निवेश करके अपग्रेड करना पड़ेगा। Correct. तो इस सब चीज़ों के लिए उनको खर्च करना पड़ेगा, कहाँ से आएगा? कहाँ से? तो उनको भी वेलफेयर स्कीम्स घटाने पड़ेंगे। वो भी जो आप जिस स्तर पे उनके वेलफेयर स्कीम्स हैं वो चला नहीं सकते। ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं पेंशन घटाना पड़ेगा, और जब घटाएंगे उनके अपने राजनीतिक मतलब ढांचे में उथल पुथल देखेंगे आप। हाँ, जैसे फ्रांस में क्या हुआ, उनकी परिस्थिति ये है कि उनको अभी जो रिटायरमेंट की उम्र जो है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। वो 60 साल की उम्र पे रिटायर होके पूरा पेंशन खाएंगे, ऐसा वो चला ही नहीं सकते अब जी। हाँ, तो ऑलरेडी वो अभी कितना है 62 पे ले चुके हैं, आपको 65 तक उनको ले जाना पड़ेगा जिससे उनका रिटायरमेंट की उम्र 65 तक जाए। और उसमें कितना देखिए राजनीतिक उथल पुथल है उस देश में, क्योंकि लोग कह रहे हैं नहीं हम लोग जब कम उम्र के थे आपने बताया था कि 60 साल की उम्र में हम लोग रिटायर करेंगे, उसके बाद पेंशन मिलेगा, लेकिन अब उनके पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाके जो इनके वेलफेयर स्कीम है OECD, यूरोप, अमेरिका जहाँ भी है, ये जो इनके स्कीम्स हैं ये आगे जाके देखेंगे वो लोग घटाते जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी इस सिस्टम को चलाने के लिए साधन नहीं है। जी सर, मोदी जी अभी G7 के लिए इटली गए थे, कई सारे मीम्स वायरल हुए जिसमें लोग ये कह रहे थे कि वो सारी कंट्रीज इसमें हैं जिनका GDP ग्रोथ रेट जो है परसेंटेज है वो 1-1.5% है, हमारा 8% है, लेकिन हम उस G7 में नहीं हैं। तो इसको लेकर लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम लोगों का ये भी सवाल है कि क्या ये 8% सही है? इसको आप कैसे देखते हैं? 5 साल की ट्रेजेक्ट्री क्या है? हाउ डू यू सी दिस? देखिए पिछले साल जो 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें हम लोगों ने 8.2 उपलब्ध किया। हाँ, ये हमारे वित्तीय दर दुनिया के सबसे प्रथम नंबर पे है, मैं कहूँगा। हमारे आसपास कोई नहीं है। अब इसको बरकरार रखना है। अब हर साल हम लोग 8% या उससे ज़्यादा मतलब कर पाएंगे, ये शायद इस वक्त जब दुनिया में अभी इतना असंतुलन है, शायद इसको हर साल हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट करने की, आयात करने के लिए हमारे पास जो मार्केट हैं वो अभी उनमें बहुत दबाव है। आप जैसे ही कह रहे थे, ये जो 1-2% जिनकी विकास दर है उन्हीं देशों में तो हमको एक्सपोर्ट करना है जी। अगर उनमें जो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए जो मांग है वो 1-2% से बढ़ रहे हैं, तो फिर स्वाभाविक है हम एक्सपोर्ट के आधार पे, जैसे चीन ने किया था जी, वो हम नहीं कर सकते, इस वक्त नहीं कर सकते। हो सकता है आगे जाके हमको अवसर मिलेगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास उस तरीके से, चीन के तरीके से एक्सपोर्ट करके बढ़ने का
अवसर कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम लोग जैसे डिजिटल सेवाएं हैं उनको उनके आधार पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो आईटी, बीपीओ उस क्षेत्र में अभी भी मतलब मोमेंटम है जी। लेकिन आप गुड्स एक्सपोर्ट देखें, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें करने का अवसर अभी कम है। चीन को भी मतलब अभी कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो इस वक्त इसीलिए ये 8% की उपलब्धि बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो विकास दर है उसको ज़्यादातर अपने ही बल पे मतलब इसको उपलब्ध किया है, अचीव किया। ठीक है। हाँ। अब आगे जाके मैं कहूँगा इस साल में हमारा एस्टिमेट है कि हम लोग 7% के इर्द गिर्द हमारा विकास दर रहेगा। मैं कहूँगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि होगी। जी सर। और ये 8% के ऊपर 7%, और इसको मैं जो पहले भी कह रहे थे, ये जो कंपाउंडिंग प्रोसेस है, अगर हम 7% भी करें ना, बहुत है। ठीक है। और कभी कभी ये दुनिया साइकिल में चलती है, कभी एक परिस्थिति आएगी जहां वहां का डिमांड ज़्यादा होगा, तब हम लोग 8-9% भी चला पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक पूरे पीढ़ी में हम लोग ये 7% चलाते जाएं। कभी कभी 8-9% भी कर लें, अच्छी बात है, लेकिन 7% मिनिमम हम इसको कंपाउंड मेंटेन करना है। परफेक्ट। और किसी एक साल में ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं पहले भी कहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक संतुलन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जी। किसी एक साल में कहते अरे देखिए इस साल में थोड़ा घट गया है, इसको चलिए बहुत यहाँ खर्च कर देते हैं, वित्तीय खर्च कर देंगे, या मॉनेटरी पॉलिसी को घटा देंगे, या बैंकों को बोले जाके मतलब नियंत्रण के बिना आप लोन दीजिए। ये सब कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साल हाँ हमको मिलेगा, 1 या 1.5 साल गति में सुधार, थोड़ा हम लोग विकास दर बढ़ जाएगा, लेकिन आगे जाके कोई ना कोई कठिनाई होगी, क्राइसिस होगा। तो ये संतुलित तरीके से चलाए रखना है, और एक पूरे पीढ़ी तक मतलब 25-30 साल ये चला के रखना है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था, हमारे और चीन के बीच में अगर 2-3% का अगर फर्क भी रह जाए जी, वो काफ़ी है, हम लोग पकड़ लेंगे उनको, क्योंकि वो तो हमारे ही स्तर पे थे। करेक्ट। 1990 में वो हमारे ही स्तर पे थे, और अब उस समय से अब तक जो 35 साल हुए हैं, ये 2-3% के फर्क से ही वो पहुंच पाए हैं। तो वो अब जब उलट गया है, हमारे तरफ 2-3% हम चला रहे हैं, तो इसी को बरकरार रखना है 25 साल, बस उतना ही चाहिए। लेकिन ये करना आसान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमको आर्थिक सुधारों की ज़रूरत है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की ज़रूरत है, हमको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ज़रूरत है, जिससे निजी क्षेत्र आगे बढ़े, नए स्टार्टअप आएँ, नए लोग नए टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग अपनाएं। तो ये इसका जो प्रक्रिया है जी, उसमें हम लोगों को एक ऑल ऑफ नेशन एफर्ट देना पड़ेगा, सिर्फ सरकार के साइड पे नहीं है। करेक्ट। हर एक आदमी को अपने अपने लेवल पे इसमें धक्का मारना पड़ेगा। राइट सर। सर, तो बेसिकली आपने यही कहा कि इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी तो है, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ना है तो हमको एक्सपोर्ट इकोनॉमी भी एक्सपोर्ट भी करना है, और निवेश इकोनॉमी भी बनना है, मतलब इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी बनना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट करने के लिए ये सामने वाले में भी पैसा होना चाहिए, हमसे खरीद सामने वाले में भी पैसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बढ़ रहे हैं और वो सब गरीब हैं। ये सिस्टम ज़्यादा दिन हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो मार्केट हैं उनमें जब विकास दर बढ़ेगा तभी हमको भी अवसर मिलेगा ना उनको एक्सपोर्ट करने का। उनके पास भी पैसा होना चाहिए। हाँ, तो सबका साथ होगा तभी सबका विकास सबका साथ सबका विकास दुनिया में भी चलता है। दुनिया में भी चलता है। एब्सोल्युटली। सर, बेरोजगारी दर को लेकर भी बड़े सवाल उठते हैं। हाँ। और यहाँ पे भी वही आंकड़ा है 8%। तो कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं, और अब तो जब AI आ रहा है तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर वो और नौकरियाँ खाएगा। क्या मेजर्स लेगी सरकार या सिस्टम कि बेरोजगारी दर कम हो और लोगों को काम ज़्यादा मिले, और जो AI की वजह से जो कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें नौकरियां जाने वाली हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप, क्या है फ्यूचर? तो पहले AI के विषय को मैं बाद में लाऊंगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी और नए चीज़ों के बारे में बात करना पड़ेगा। परफेक्ट। तो अभी की परिस्थिति के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये 8% का आंकड़ा पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है। असली आंकड़ा जो PLFS से मिलता है वो अर्बन
अनएम्प्लॉयमेंट का जो उसका है वो दिस इज फ्रॉम कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे। हाँ, लेकिन कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे ये ऑनगोइंग नहीं होता है। ओके। हाँ, ये लेटेस्ट नंबर जो आपको मिलेगा वो है 6.7। ठीक है। ये है PLFS से, ये इस मेजरमेंट के लिए सही आंकड़ा है। कंज्यूमर आंकड़ा और बहुत चीज़ों करते हैं, ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है। PLFS इसका सही आंकड़ा है 6.7। आप कह सकते हैं कि ये भी बहुत करेक्ट ज़्यादा नंबर है, और ये मैं सहमत हूँ कि हमें जो अगर ये यूथ डिविडेंड का पूरा लाभ उठाना है तो अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना है और नौकरियों की ज़रूरत है। नौकरियाँ नहीं, किसी टाइप के एम्प्लॉयमेंट का, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है दूसरे तरह के, सिर्फ मतलब सैलरीड जॉब से नहीं, दूसरे तरीके से भी आमदनी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसका ये समझें कि इसका समाधान एक ही चीज़ है, वो है कि हम लोग आर्थिक विकास दर को बरकरार रखें। मैं फिर से एक ही चीज़ को आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये कॉम्पाउंडिंग प्रोसेस है, तो इस इकोनॉमी को बढ़ाते जाना है, नए नए क्षेत्रों में जाके इसका इकोनॉमिक ओपनिंग करना है। जैसे मैं देखता हूँ, देखिए देश के ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जहाँ एक्चुअली शॉर्टेज है। दक्षिण के कुछ प्रांत हैं, गुजरात है जी, वहाँ तो लोग जाते हैं काम करने के लिए, लोग मिलते नहीं हैं। हाँ जी, ऐसे बहुत मतलब स्किल्स हैं जिसमें शॉर्टेज है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये सिस्टम है ये मतलब जॉब क्रिएशन नहीं कर सकता, लेकिन इसको बरकरार रखना ये बहुत ज़रूरी है, और नए नए क्षेत्रों में इसको फैलाना, जैसे यूपी बिहार में इसको फैलाना ये ज़रूरी है। तो पहली चीज़ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका समाधान हमको मालूम है। ऐसा नहीं है कि हमको नौकरी बनाना आता नहीं है, क्योंकि कुछ प्रदेशों में नौकरियां मतलब शॉर्टेज हैं जी। तो ये जो यंत्र तंत्र है मतलब इकोनॉमी को बरकरार रखने का, इसको हमको देश के पूरे और विशेष करके पूर्वी भारत में इसको फैलाने की ज़रूरत है जी। पश्चिम बंगाल जैसे प्रांत में, जहाँ एक ज़माने में औद्योगिक एक सुपर पावर था देश के, मतलब पश्चिम बंगाल, और आप धीरे धीरे करके पीछे पड़ गया है जी, चला गया है। तो ये सब जो प्रांत हैं इनमें फिर से एक औद्योगिकरण की ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और उस पर हम लोग भार दे रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना है पिछले 10 साल में। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बनाना, एक इकोनॉमिक इनोवेशन का कल्चर लाना, ये बहुत ज़रूरी है जी। और इसी से नौकरियां बनेंगी। ये सरकारी नौकरी बनने से ये हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ नौकरियां देंगे ज़रूर, लेकिन एक राउंड के बाद फिर क्या होगा? हम लोग फिर वही कहीं से टैक्स तो लाना पड़ेगा उनकी सैलरी देने से, कहाँ से आप फिर वही कहेंगे मध्यम वर्ग पे आप टैक्स डाल रहे हैं। तो इसीलिए ये सिस्टम को अगर जब तक ये विकास दर हम बरकरार नहीं रख पाएंगे तब तक ये नौकरियां नहीं आएंगी। ये इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज़ पे वापस जा रहा हूँ। निवेश करना है सरकार की तरफ से, निजी क्षेत्र की तरफ से, बाहर से हम लोगों को मल्टीनेशनल्स को यहाँ लाने की ज़रूरत है जिससे ये गति बरकरार रहे। करेक्ट, परफेक्ट है सर। और रही आपकी एआई की बात जी। अब देखिए, ये स्वाभाविक है कि टेक्नोलॉजी बदलता रहेगा। ये इस पे हम कोई रुकावट नहीं ला सकते, रोक नहीं सकते। ये दुनिया में टेक्नोलॉजी, दुनिया की ये रीत है कि हर पीढ़ी में हर कुछ साल बाद एक नई सी टेक्नोलॉजी आएगी, और उस टेक्नोलॉजी के आने के वजह से बदलाव आएगा। नौकरियां जो पहले थीं वो ख़त्म हो जाएंगी और नए तरीके के नौकरियां आएंगी। जैसे आप अपना ही जो आप पेशा सोचिए, सोशल मीडिया में आप पॉडकास्ट करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वगैरह। अब आप 10 साल पहले भी अगर किसी को बताते कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये एक प्रोफेशन है, लोग आप पे हंसते। लेकिन अब देखिए कितने लोग इस पे, मतलब देखिए इस कमरे में ही कितने सारे लोग हैं जिस पे इसके आधार पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये पूरी तरह से एक नया क्षेत्र है। तो इसी तरीके से एआई में भी यही होगा।
कुछ जो पुराने ऐसे पेशे हैं वो धीरे धीरे बिखर जाएंगी और कुछ नए पेशे जो हैं निकलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम AI से न डरें जी, इसको हम अपनाएं, इससे जो हमको अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, उसको हम लोग देखें। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास AI की तकनीकी क्षमता हो इस देश में, क्योंकि हम चाहें ना चाहें AI आगे बढ़ेगा और चीन इसमें बहुत आगे बढ़ चुका है हमसे। तो इससे डरना हमें नहीं चाहिए जी, इसको हमको अपनाना है, क्योंकि हम अपनाएं ना अपनाएं ये तो दुनिया आगे बढ़ AI लेके आगे बढ़ना ही वाला है। चीन तो बहुत आगे बढ़ चुका है लेकिन हमको भी इसको अपनाना पड़ेगा जिससे हम आगे बढ़ें। इससे डरने की कोई डरने की जरूरत जरूरत नहीं। परफेक्ट है सर। सर, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में भी बहुत काम किया है आपने। देश के कुछ क्षेत्रों की बात करें, एक क्षेत्र जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हैं दिल्ली में, दिल्ली और बैंगलोर जैसे शहरों में पानी की समस्या है, ट्रैफिक है, पूर्वी भागों में देश के पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। हाईवेज और क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का अगर हम डेटा देखें तो लाखों लोगों की डेथ होती है, वो चलते हैं जब सड़क पर गाड़ी लेकर। इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि सरकार सही डायरेक्शन में इन सारी चीज़ों के लिए काम करी? क्योंकि रहने के लिए एक उचित जगह बनना भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं, मैं ये शहरीकरण हो रहा है। हमारे जो शहर हैं उनमें बहुत समस्याएं हैं, लेकिन एक चीज़ मैं पहले से कहूँगा कि हर एक चीज़ को आप केंद्रीय सरकार के द्वार पे मत लाइए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये लोकल स्कूल्स वगैरह, क्योंकि देखिए हर चीज़ को हम अगर सेंट्रलाइज तरीके, केंद्रित तरीके से इनका सुधार करने की कोशिश करेंगे जी, तो हम सफल हो ही नहीं सकते। मुझे क्या मालूम कि प्रयागराज में किस गली में किस रास्ते में एक गड्ढा है, मैं दिल्ली में बैठ के इसको देख भी नहीं सकता हूँ। तो आपको इसको राज्य सरकार ही नहीं, आपको वो म्यूनिसिपल नगर निगम के स्तर पे आपको दबाव डालना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने, हमारे पास गवर्नमेंट के अलग अलग स्तर हैं। दुख की बात है कि हमारे एक कल्चर है हमारे देश में कि हर चीज़ को कहेंगे चलिए केंद्रीय सरकार, मतलब हमारे एक फ्यूडल सिस्टम हमने सोच के रखा है कि सबसे बड़ा मुखिया है तो ज़रूर उसके पास ज़्यादा पावर है तो हर चीज़ को मोदी जी करेंगे या केंद्रीय सरकार करेगी। ये गलत सोच है। हमारे संविधान में ये पूरी दूसरे तरीके से सोचा गया है। जिस विषय के अनुसार वो मुखिया वो है। तो जो लोकल इश्यूज हैं उसके लिए आपका ये जो भी है नगर पौर या जो भी आपका जो वहाँ का DM या म्यूनिसिपल कमिश्नर है वही उसका मुखिया है जी, हाँ, या आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो उसका मुखिया है। मतलब वो सही स्तर है जिस पे इस विषय को उठाया जा सकता है। ठीक है। सो मैं इसलिए इस चीज़ को इस तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता कि हर चीज़ केंद्रीय सरकार के द्वार पे लाया जाए। नहीं तो क्या होगा, लोग मांगते जाएंगे लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सही स्तर पे दबाव लाना चाहिए और म्यूनिसिपल इश्यूज का सही स्तर जी, वो लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है और उसी स्तर पे इसका सही दबाव डालना चाहिए। तो अगर दिल्ली में जैसे पानी की समस्या है, ये दिल्ली लोकल स्टेट सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, उस पर दबाव डालिए। ठीक है सर। UPSC पर आपका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई, जहाँ पर शायद ये कहा गया कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसमें व्यर्थ करते हैं। पर बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ वो UPSC का द्वार नहीं है, ये भी कहा जाता है कि भाई भले उसमें नहीं हुआ पर उस नॉलेज से, उस प्रैक्टिस से वो आगे लाइफ में और भी कुछ बड़ा कर सकता है। तो इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से समझाएं। मुझे मैं नहीं कहता कि किसी को UPSC लेना नहीं चाहिए जी, जिसको सच में ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिसी मेकिंग, ये सब चीज़ों में जिनकी दिलचस्पी है, वो चाहते हैं कि यही मुझे करना है, वो लोग करें। ऐसा नहीं है कि देश में सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत नहीं है। हर देश को ज़रूरत है, हमको भी ज़रूरत है। तो अच्छी बात है कि इसमें भी कुछ टैलेंट आ रही है। लेकिन हमारे देश में इसके ऊपर एक कल्चर बन गया है, एक क्रेज़ सा है जिससे हम जो युवा ऊर्जा जो है वो व्यर्थ कर रहे हैं इसमें। तो मैं समझाता हूँ क्या बात। प्लीज़। देखिए UPSC लीजिए, UPSC में जो
सफल होते हैं कैंडिडेट, मैं बताता हूँ, 0.08% यूपीएससी में सफल होते हैं। ओके, मतलब प्राय 100% लोग इसमें असफल होते हैं। ये स्टेटिस्टिकली ऑलमोस्ट 100% लोग असफल हो रहे हैं। आप देखिए स्टेटिस्टिकली क्या है जी। 0.08% लोग जो यूपीएससी एग्जाम ले रहे हैं वो में सफल हो रहे हैं। चलिए, जो सफल हो गए, चलिए अच्छी बात है, उनके लिए अच्छी बात है जी। लेकिन बाकी का क्या हुआ, इसी पे मैं ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लाखों लोग हैं, ऐसे छोटे मोटे कुछ 10,000 20,000 नहीं है। हर साल 10 लाख 15 लाख लोग ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपना परिश्रम कर रहे हैं। और कुछ कुछ लोग हैं कि 5 साल 10 साल इस पे लगे रह रहे हैं। और फिर कोचिंग क्लास रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में कमरा ले रहे हैं, वो कोई सस्ता चीज़ नहीं है। दिल्ली में रहना कोई सस्ता चीज़ नहीं है। और दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परिश्रम नहीं, परिश्रम भी कर रहे हैं जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये परिश्रम जो है, ये ऊर्जा जो है, अगर दूसरे चीज़ों में भी लगाया जाए तो सफल होने का जो ये परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग करें, ठीक है, लेकिन ये जो एक कल्चर बन गया है, और बहुत लोग ऐसे हैं इनमें जो अपने माँ बाप के या किसी और के दबाव में कर रहे हैं। इनको ब्यूरोक्रेसी में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। ये कोचिंग क्लासेस ने या एक कल्चर बना के रखा हुआ है कि नहीं नहीं। अब देखिए, मैंने जब ये कहा, कम से कम यूट्यूब में 50 ऐसे कोचिंग क्लास, मोटिवेशनल स्पीकर, नहीं नहीं देखिए कैसे, अरे देखिए उनका धंधा है ये करना, आपको इसके जकड़ में, इस चक्रव्यूह में रख के वो पैसा बनाते हैं आपके, उनके क्यों सुनते हैं आप। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि थोड़ा ये रैशनल होना चाहिए इस चीज़ पे। ठीक है, 1-2 बार अटेम्प्ट लगाया, जिनको दिलचस्पी है वो लगाएं, और 1-2 करके छोड़ दें। और ज़िंदगी में सफल होने के बहुत तरीके हैं। और ऐसा नहीं है कि आप 5-6 साल इसमें व्यर्थ कर रहे हैं, इसमें खर्चा कर रहे हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, जो क्लास के जो ज़्यादा मतलब अच्छे, जो मतलब थोड़े मतलब जो स्टूडियस और जो टैलेंटेड जो बच्चे हैं, वही यूपीएससी में अब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास के जो सबसे मतलब जो जिसके सबसे कम नंबर थे, उसके माता पिता तो उसको उसमें नहीं ढकेल रहे हैं। तो जो गांव का या किसी परिवार में जिसका सबसे अच्छे नंबर आते हैं, उसी को इस चक्रव्यूह में डाला जाता है। तो क्या हो रहा है, हमारे जो सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं वो एक चीज़ में अपने 5-6 साल व्यर्थ कर रहे हैं, जिसमें उनको प्रायः 100% असफल होने वाले हैं। तो आप सोचिए, एक ये अजीब चीज़ है कि नहीं। ये जो बच्चे हैं, अगर 5-6 साल वही पैसा लेके और कुछ भी करते, कुछ भी एक किराने का दुकान भी चला देते, सफल हो जाते। हाँ, इनमें क्या क्या टैलेंट है। मैं मिलता हूँ उनसे, मैं जो मुखर्जी नगर जाता हूँ, बच्चे से मिलता हूँ, यूनिवर्सिटी में मिलता हूँ। इनमें से बच्चे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ का, कुछ बढ़िया लेखक हो सकते हैं, कुछ मतलब कोई अपना स्टार्टअप चला सकते हैं, कोई खेलकूद में अपनी मतलब सफल हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा एनर्जी है जी। और ये पूरा एक मतलब पूरी तरह से एक डेड एंड काम पे लगे हुए हैं। परफेक्ट सर। तो देखते हैं अब इस वाले स्टेटमेंट पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। सर, नीट एग्ज़ाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है और यूथ उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और जब यूथ इतने बड़े लेवल पे परेशान होता है, नहीं, मैं इस पर सहानुभूति रखता हूँ। और देखिए, केंद्र सरकार अभी इस पर जांच कर रही है जी। और इसमें भी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। हर चीज़ में अगर एक कल्चर बन जाए और उसमें एक ब्रोकर्स आ जाते हैं। करेक्ट। हमारे देश में देखिए, हर चीज़ में अगर कोई चीज़ में थोड़ा सा एक रिंकल या कोई किसी चीज़ में लोग बहुत लग जाते हैं ना, एक ब्रोकिंग सिस्टम बन जाता है। अब नीट में या इन एग्ज़ाम यूपीएससी में एक कोचिंग क्लास का एक ब्रोकिंग सिस्टम बन गया है। और स्वाभाविक है, कुछ देर बाद ये इतना बड़ा एक क्षेत्र बन जाता है, इसमें इतना पैसा लगा होता है कि ये सिस्टम को फिर अपने तरीके से इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें इसीलिए इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी है कि ये नीट का जो या किसी भी एग्जामिनेशन सिस्टम हो, उसको उसकी प्रणाली जो है वो पूरी तरफ से
साफ हो। तो अगर इसमें अभी कोई खोट रही है तो इसको एकदम ही इसको जल्द से जल्द इसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि सर इसमें यूथ को यही लगता है कि ये सरकार ने नहीं किया इसलिए नहीं हुआ, फिर यूथ फिर उसका नहीं, राजनीतिक फायदा उठाया। मैं इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ। परफेक्ट है, ठीक है। अगर कोई इसमें खोट है तो इसको ठीक करना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे कि जो मंत्री परिषद ने इसमें जांच हो रहा है। आप देखिए इसमें काफ़ी सारा कठोर कदम लिए जाएंगे और इस सिस्टम के इंटीग्रिटी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इस नीट में नहीं, हर एग्जामिन सिस्टम में इसका इंटीग्रिटी को बरकरार रखना चाहिए। और ये जो हम लोग बार बार सुनते रहते हैं कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया या कुछ हो गया, बार बार होता है। आज नहीं, मैं भी जब कॉलेज में तब भी होता था। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर कोई मतलब नियंत्रण लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिस्टम की इंटीग्रिटी को अगर कोई इस पे मतलब प्रश्न चिन्ह उठा रहा है तो ये बहुत मतलब ये गंभीर बात है। परफेक्ट। तो हम लोग पूरी तरह से गंभीरता से लेते हैं इसको। ठीक है सर चलते चलते हिस्ट्री पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ लिखा है, शेयर किया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे किया, अपनी किताबों के थ्रू किया है। ताजमहल, इसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसको हमेशा सबसे आगे रखकर दिखाया गया। बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जिन्हें जो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए थे या सभ्यता से जुड़े हुए थे, उनको वैसे प्रमोट नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई साजिश थी या प्लानिंग थी कुछ इतिहासकारों की या पहले के सरकारों की? देखिए, हमारे इतिहास को जिस तरीके से हमको बताया गया है उसको पिछले 200 साल में बार बार तोड़ मड़ोड़ के एक दृष्टिकोण से हमको बताया गया है। इन टोटालिटी मतलब? हाँ, मतलब इस तरीके से बताया गया है कि भारतीय अपने उनकी कोई अपनी सभ्यता के बारे में उनको कोई उनका कोई एहसास ही नहीं था, उनको लगता ये बताया गया है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उनकी ये सोच थी कि जब तक इनमें ये राष्ट्रवाद की अपने सभ्यता की जो एहसास जो है जब तक नहीं रहेगी, तब तक हम उन पर राज कर सकते हैं। जिस दिन राष्ट्रवाद बन जाएंगे, उनको एहसास होगा कि हम प्राचीन सभ्यता हैं, जो हम एक ज़माने में हमारी ये सांस्कृतिक, आर्थिक या वैज्ञानिक हमारी ये उपलब्धियां थीं, तो वो ये फिर हमारे विरुद्ध ये लोग क्रांति करेंगे। तो ये इसीलिए ये जो हमारे अंदर डाल दिया गया है कि देखिए, आप लोग हमेशा कोई विदेशी आक्रामक या विदेशी कोई सुल्तान या राजा या विदेशियों के नीचे ही आपकी सभ्यता हमेशा रही है। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, आपको लगेगा इतिहास पढ़ के कि पहले मुगल थे, उसके बाद अंग्रेज आए, बीच में मराठा 75 साल जो राज कर गए, उनके बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? देखिए, अंग्रेज़ों ने मुगलों से भारत को नहीं जीता, मराठा और अन्य भारतीय राजाओं से इसको छीना। तो ये जो है, ये आपको बताया क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हमारे अंदर ये डाल दिया गया है कि हम हमेशा ही कोई विदेशी राजा या के नीचे हम लोग, विदेशी के सुल्तान या किसी राज के नीचे हम लोग रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर एक हीन भावना रहे और हमें लगे कि देखिए ये तो ठीक है, हमेशा से ही हम कोई बाहर से आके हमारे ऊपर राज कर रहा है, तो अंग्रेज ही सही। और ये सिर्फ मतलब मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में हमको उन लोगों ने हमारे अंदर ये भी बताया कि इस जो सभ्यता में आप बहुत ही आप में घमंड है कि आप प्राचीन सभ्यता हैं, ये भी देखिए बाहर से कोई आर्य नामक लोग बाहर से आके, मध्य एशिया से आके आपको ये सभ्यता आपको दान में मिला। तो ये भी मतलब कहीं बाहर से कोई गोरे लोग आए थे जिन्होंने आपको दिया, तो हम तो सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहे हैं। तो ये हमारे अंदर डाल दिया गया। तो चलिए, जो बाहर से आके हमारे ऊपर राज करते हैं वो चाहते हैं कि हम हमारी जो इतिहास का जो दृष्टिकोण हो ये ऐसा हो, ये मैं समझ पाता हूँ। ये प्रश्न है कि
स्वाधीन होने के बाद भी हमारे अंदर ये जो नैरेटिव है यूं क्यों घोला गया? जी, ये असली प्रश्न है। ठीक है। और इसका कारण ये है कि स्वाधीन होने के बाद भी एक मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण और एक कॉलोनियल दृष्टिकोण जो एक दूसरे से मिले जुले हैं, ये चाहते हैं कि हम भारतीय कभी भी सर उठा के खड़े नहीं हुए, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकली दूसरों के लिए ये फायदेमंद है। अब देखिए क्या हुआ है पिछले 10 साल में, हम जिस तरीके से दुनिया में पोजीशन है उसमें जो बदलाव आया है, इससे कैसे बहुत ही दुनिया के लोग घबरा गए। जो हमारे साइड में है वो भी घबरा गए, जो हम अमरीकी भी हैं, वो हमारे एलाइज कहेंगे हम, वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो भी घबराते हैं कि अगर ये लोग खड़े हो जाएंगे और उनकी जो सोच है बदल जाएगी और उनके जो अपने बारे में जो नैरेटिव है वो बदल चुकी होगी, तो इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हम लोग इनको संभाल नहीं पाएंगे। तो ये जो नैरेटिव है, इसीलिए हम लोगों को हमेशा ही एक तरीके से तोड़ के हम लोग को बताया गया था जी। अब क्या हुआ है कि पिछले 10 साल में कुछ इतिहासकार, जैसे मैं भी हूँ इनमें, विक्रम संपत जी भी हैं, मीनाक्षी जैन जी भी हैं, दूसरे भी हैं, इन लोगों ने फिर जाके पुराने प्राइमरी एविडेंस से खोद के निकाला कि देखिए हमारी जो ये नैरेटिव है ये तो पूरी तरह से गलत है। कि हमारी इतनी उपलब्धियां हैं हमारी सभ्यता की, इनके बारे में हमें सुनते ही क्यों नहीं है। जैसे मैं आप उदाहरण देता हूँ, हमको बताया जाता है कि भारतीय हमेशा समुंदर पार करने में डरते थे। ऐसा नहीं है। देखिए, हम सिर्फ ऐसा एक ही देश है दुनिया में जिसके नाम के आधार पे एक महासागर का नाम है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। और कोई भी नहीं है, कोई देश नहीं है जिसके नाम के आधार पे किसी महासागर का नाम रखा गया। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से भारतीय अपने जहाज नाव में पूरे इस इंडियन ओशन और इससे भी आगे जाके कहीं कहीं एक्सप्लोरेशन करते थे जी। वहाँ व्यापार करते थे, वहाँ बसते थे, हमारी सभ्यता को वहाँ ले जाते थे। हाँ, तो आप दुनिया में सबसे जो विशाल हिंदू मंदिर भारत में नहीं है, वो कंबोडिया में है, अंकोर वट, वो हिंदू मंदिर है। आप अगर कोरिया के इतिहास को पढ़ेंगे तो कोरिया के इतिहास में शुरुआत ही यही है कि वहाँ के एक राजकुमार ने अयोध्या से किसी राजकुमारी के साथ विवाह किया। आप तो अयोध्या के हैं जी। तो आप ही के कोई मैंने मतलब दादाजी की बहन होगी कोई। हाँ, तो वहाँ जाके और देखिए, तो उनके इतिहास में भारतीयों का बहुत बार वर्णन है। बाली को ले लीजिए आप। बाली को लो, तो अभी भी आज भी हिंदू है। हाँ। हाँ, तो जब दूसरे देश, इंडोनेशिया का नाम ही ले लीजिए, सिंगापुर तो दूसरे देश का नाम ही मतलब भारतीय संस्कृति से लिया गया है, और वो हमारी भारतीय संस्कृति को इस तरीके से याद करते हैं, उसको एक तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं जी। तब हम लोगों में क्यों ये डर है कि हम इसको सेलिब्रेट करें? तो इसीलिए मैंने वो किताब लिखी जो सागर मंथन के बारे में, ओशन ऑफ चर्न, जिसमें मैंने ये जो हमारे जो मैरिटाइम हिस्ट्री, सामुद्रिक इतिहास के बारे में मैंने इसका वर्णन किया कि कैसे हजारों साल तक हम लोग जहाज़ों में कहाँ गए। और अभी आपको एक बताता हूँ कि मैं एक गुप्तकालीन एक जहाज़ का मैं बना रहा हूँ। ओके। हाँ, उसका रिक्रिएशन हो रहा है। उसमें किसी भी कील का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम लोग इसको स्टिच शिप करेंगे, मतलब इसको रस्सी से इसको बांधेंगे, और इसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है गोवा में। अगले 1 साल में ये बन जाएगा, और इसको फिर हम लोग जो पुराने ये जो रूट थे उन पे हम चलाएंगे। पहला जो इसका वॉयज होगा ये ओमान जाएंगे हम लोग। ओके। 2025 के अंत में या 26 के शुरुआत में, तो एक ये वॉयज होगा। दूसरा हम लोग कम से कम मैं सोचता हूँ कि इसका जो दूसरा वॉयज होगा वो कलिंग यानी उड़ीसा से
हम लोग इंडोनेशिया में बाली ले जाएंगे। एक बहुत पुरानी प्रथा है बाली यात्रा का। करेक्ट। तो वही पूरा उसी रूट पे हम लोग ले जाएंगे। तो ये रिक्रिएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और भारतीय नौसेना के मतलब सपोर्ट के साथ में ये इसका रिक्रिएशन भी कर रहा हूँ। वाह। तो सर इतिहास के बारे में जो हमने बात किया, इसको करेक्ट करने के लिए किस लेवल पर काम हो रहा है और कितना समय इसमें लगेगा? देखिए, सबसे पहली ये ज़रूरत है कि हम लोग जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको प्राइमरी रिसर्च से उसका लिखें। तो इसमें थोड़ा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। और अभी देखिए हमारी जो सोच है, हमारा जो नैरेटिव है, वो धीरे धीरे बदल रहा है बहुत चीज़ों पे। ठीक है। जैसे बहुत पुरानी चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, उस पर तो बहुत तर्क हो ही सकता है, लेकिन हमारे जो अभी पिछले 100 साल में भी जो घटनाएं हुई, उन पे भी जो सोच है, और ये इनमें तो प्राइमरी एविडेंस की कमी नहीं है, सही बात है, फिर भी इनमें बहस तर्क चलता रहता है। तो जैसे लीजिए हमारे जो स्वतंत्रता जो संग्राम, उसमें सिर्फ एक तरफा जो नैरेटिव है वो हमको सुनाया जाता है कि गांधी जी आए, गांधी जी ने दांडी मार्च वगैरह किया और उसके आधार पे हम लोग बिना किसी हिंसा के हम लोग स्वाधीन हो गए। अब ऐसा नहीं है कि गांधी जी का कोई उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है, गांधी जी का है, लेकिन दूसरे बहुत लोग थे और जो जिनका क्रांतिकारी जैसे थे, उनका भी योगदान है इसमें। तो जैसे क्रांतिकारियों के बारे में का जो ये योगदान है, हमको सुनने में मिलता है ये भगत सिंह ने कुछ कर दिया या नेताजी ने कुछ कर दिया, लेकिन आपको लगेगा इसमें कि अचानक से एक कोई घटना हुई और उसमें पूरे जो मैं कहूँगा कि घटनाओं की जो श्रृंखला है उसमें इसका कोई असर नहीं था। ऐसा नहीं है। ये जो क्रांतिकारियों का जो ये आंदोलन था, ये बहुत बड़ा सा एक आंदोलन जिसमें हजारों लाखों लोगों ने योगदान दिया। इनकी कोई इनके स्पष्ट कुछ इनके लक्ष्य थे। उन्होंने बार बार ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक किसी गदर करने का प्रयास किया, प्रथम विश्व युद्ध में, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में, फिर अंत में नेवल रिवोल्ट 1946 मुंबई में जो बड़ा विद्रोह हुआ। तो बार बार ये लोग प्रयास कर रहे थे। फिर ये बार बार इन लोगों ने बहुत तरीके के प्रोटेस्ट किए, रिवोल्ट्स किए। तो ये जो इनकी जो कहानी है, इनको स्वाधीन होने के बाद इनको हमारे हिस्ट्री बुक्स वगैरह से प्राय पूरी तरह से हटा दिया गया। हाँ, आपको नेताजी के बारे में 4 लाइन मिल जाएंगे कि ऐसा नेताजी थे, वो सिंगापुर गए, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व लिया और ये असफल रहा। इतना ही आपको 5 लाइन में समझा देंगे। आपको लगेगा कि इसका कोई योगदान ही नहीं था, कि हाँ इन लोगों ने बहुत कुछ किया लेकिन उसमें कोई योगदान नहीं। लेकिन इस धारा में भी एक इनका भी एक कोई मतलब नैरेटिव है, ये आपको कभी सुनाया ही नहीं जाएगा। आपको बताया जाएगा सावरकर जैसे नहीं। सावरकर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हमारे इतिहास में, लेकिन इनको पूर्ण रूप से हटाया दिया गया। कुछ महाराष्ट्र में शायद कुछ लोगों को उनके बारे में मालूम होगा, लेकिन बाकी देश में अभी पिछले 5-10 सालों में विक्रम संपत के कारण या दूसरे लोगों ने इनके बारे में जो थोड़ा लिखना शुरू किया, उसके बारे में हम लोगों को अभी उनके बारे में कुछ जानकारी हुई है। उसके बारे में प्राय ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं था कि इनका क्या योगदान है जी। उस तरीके से रास बिहारी बोस एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि जो श्री अरबिंदो हैं, जिनको लोग साधु की तरह से समझते हैं सिर्फ, असलियत में ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और ये जो क्रांतिकारी धारा जो है, इनके ये मतलब इनके इसका फाउंडेशन इन्होंने दिया था। तो
इनका जो योगदान है इनको भी लोगों ने पूरी तरह से भूल गए थे। तो मैंने जैसे ये मेरा एक किताब है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, राइट, जिसको हिंदी में भी अनुवाद किया गया है, उसका नाम क्रांतिकारी है। उसमें जो इस दूसरे धारा की ये जो नैरेटिव है इसको मैंने सामने रखा। देखिए, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो घटनाएं हैं ये तो मतलब 100 साल से भी कम है कुछ। मतलब ऐसे लोग आज भी जीवित हैं जिन्होंने इन घटनाओं को स्वयं देखा या उसमें योगदान दिया। तो जब आप उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें अब अगर मैनिपुलेट कर सकते हैं तो आप सोचिए कि सम्राट अशोक कितने महान सम्राट थे। अब शायद महान थे, शायद नहीं थे, लेकिन ये जो आपको जो ये कहानी बताई जाती है कि वो कलिंग गए, वहाँ एक युद्ध हुआ, वो युद्ध में जिसने लोगों की मृत्यु हुई उसको देख के वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया। ये जो कहानी आप सुनते हैं इसका कोई आधार नहीं है। हम पूरी तरह से जानते हैं कि ये कलिंग के युद्ध के पहले से ही बुद्धिस्ट थे। हम जानते हैं ये पूरी तरह से, जितना एविडेंस है वो बहुत साफ है इस पे। 4 साल पहले वो बुद्धिस्ट बन चुके थे। बाद में ये युद्ध के बाद शायद उनको खराब लगा था या नहीं लगा था, वो उस पर हम तर्क कर सकते हैं, विवाद हो सकता है, लेकिन ये कहना कि उसके बाद वो पैसिफिस्ट बन गए ये भी गलत है, क्योंकि हमारे पास बहुत ये सा सबूत है कि बाद में भी सम्राट अशोक ने बहुत जगह में नरसंहार किया, ये किया। बहुत एविडेंस है। ये अजीविका बोल के एक समुदाय के विरुद्ध उन्होंने जेनोसाइड किया, उनको हजारों लोगों को मार डाला। जैनों के विरुद्ध उन्होंने और ये कलिंग के बाद, ये कलिंग के बहुत साल बाद। और तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस पे बहुत सबूत है। अब लोग कहेंगे ये सबूत गलत है, वो ये ठीक है, हो सकता है, लेकिन आप अगर इस पे सवाल उठा रहे हैं तो फिर पूरे सभी सबूतों पे सवाल उठाइए। सही बात है। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं वो उन्हीं मतलब जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन्हीं से मैं ये सबूत निकाल रहा हूं। मैं अलग किसी ग्रंथ से या जो सबूत आप डाल रहे हैं उन्हीं सबूतों के बीच में अगर एक तरफा है तो दूसरा तरफ को भी पढ़िए। करेक्ट। तो मैं इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूं कि सम्राट अशोक के बारे में हमको बहुत कम मालूम है, और जितना हद तक हमको मालूम है उससे ऐसा नहीं लगता है कि वो कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। जितना तक हमारे पास जो भी हमारे पास सबूत डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, कम है लेकिन जो भी है वो इससे मैं कहूँगा साफ है कि वो पहले ही बुद्ध थे। मैं जब एक जाना माना एक बहुत हमारे हर इतिहास के किताब में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जी। और ये इतना जाना माना अगर घटना, ये जानी मानी ये चीज़ है, इस पे भी मैं अगर सवाल उठा सकता हूँ तो आप सोचिए कि अलग चीज़ों में क्या क्या हुआ। सही बात है। और तुर्कियों और मुगलों में हमारे देश में कितना अत्याचार किया। जैसे चित्तौड़ में 3 बार जौहर साका हुआ, आप पढ़ते ही नहीं है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको महाराणा प्रताप के महत्व को समझने में बहुत कठिनाई होगी। कि अगर जानते ही नहीं है कि चित्तौड़ में ये घटनाएं हुई और 3 बार जौहर साका में सब मारे गए, 3 बार। अगर इस इतिहास को आप नहीं जानते हैं तो महाराणा प्रताप के जीवन के महत्व को आप समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन आपके कितने टेक्स्ट बुक्स में या कितने, अभी ये एक पद्मावती जो फिल्म आई थी उसमें इसका थोड़ा पहली बार मैंने देखा, इसके बारे में इसका डिपिक्शन किया गया है कि ऐसा जौहर हुआ था। लेकिन ये तो सिर्फ मैं चित्तौड़ का बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे जगह हैं। उसी तरीके से हमारा सबसे बड़ा जो शहर था, मध्यकालीन शहर जो विजयनगर, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। 6 महीने तक उसको तोड़ा फोड़ा गया। नालंदा में अभी नए से विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। हाँ जी। लेकिन नालंदा को जलाया किसने? बख्तियार खिलजी ने। लेकिन वहाँ के स्टेशन का नाम आज भी बख्तियारपुर है।
तो ये जो अगर इसको बदलने जाएंगे तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे, क्यों बदल रहे हैं? तो ये बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे जी। तो हम उस माइंडसेट में अटके पड़े रहेंगे कि हम हमेशा ही मतलब बाहर से विदेशी आके हमारे ऊपर उन्होंने राज किया है, हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये हमको लगेगा। ये लगेगा। राइट सर। सर, क्रांतिकारियों की बात की आपने, आपके जो ग्रैंडफादर थे उनके जो बड़े भाई थे सचिंद्र नाथ सान्याल जी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वो मेंटोर थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के। बहुत कम लोग ये जानते हैं। उनकी कहानियाँ आपने सुनी होगी, उनकी बातें आपने सुनी होगी फैमिली में। इस बारे में कुछ बताइए सर। जी, मैं तो ये मेरे पिताजी के परिवार में बहुत सारे थे। सचिंद्र नाथ सान्याल तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनके भी भाई थे जितेंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, रविंद्रनाथ सान्याल, ये सभी क्रांतिकारी थे। राजेंद्र लाहिरी जिनकी फांसी हुई थी काकोड़ी कांड में, ये सभी मेरे परिवार के हैं, मेरे पिताजी के साइड से। और मेरे माताजी के साइड में उनके मतलब उनके जो नाना थे वो भी थे क्रांतिकारी, नलिनाक्ष सान्याल। उनके भी परिवार के बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं। तो मेरे दोनों साइड से मेरे परिवार में बहुत स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बहुत हैं, और ज़्यादातर ये लोग क्रांतिकारी थे। तो हाँ, मैं बचपन से इनकी कहानियाँ सुनता था जी, लेकिन मुझे हमेशा ये अजीब सा लगता था कि इनकी कहानियाँ तो हैं जी, और लेकिन ये हमारे इतिहास की किताबों में इनका कोई जिक्र नहीं है। तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं मैं, क्योंकि क्या होता है, लोग समझते नहीं है कि अगर आपके परिवार में ये स्वाभाविक है ना, तो इस पर आप ज़्यादा इस पर कोई महत्व नहीं, इस पर नहीं डालते हैं। तो काफ़ी साल बाद, मैं 40 साल के उम्र हो जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि शायद इस कहानी में थोड़ा सा इसमें कुछ जांच करने की ज़रूरत है। तो तभी मैं जब इसमें मैं इस अवशेष जो हैं, जो तथ्य हैं, इनमें जो खोदने लगा जब, तब मुझे समझ में आया कि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन जो है, छोटी मोटी कोई साइड में होने वाली आंदोलन नहीं है। ये इसका बहुत ही बड़ा एक महत्व है। और जैसे आपने कहा कि आपको लगेगा कि अचानक से भगत सिंह एक दिन सुबह उठ के जाके असेंबली में बॉम्ब फेंक के आए, ऐसा नहीं था। ये आपको पूरे आंदोलन के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई अजीब से कुछ एक चीज़ कर दिया, उस आंदोलन के लॉजिक में देखना पड़ेगा। ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ये लोग आर्मी में विद्रोह करवाने की कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने पहले विश्व युद्ध में कोशिश की, असफल रहे, लेकिन इसके वजह से काफ़ी उथल पुथल हुआ, ब्रिटिश काफ़ी डरे। इसका एक परिणाम जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ, वो इसका एक परिणाम है। फिर बाद में 1920 के दशक में उन लोगों ने बहुत सारे चीज़ें की, जैसे मैं आपने कहा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का जो पुनर्गठन किया गया, उसमें ये बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिरी थे, ये सब चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह थे। फिर इन लोगों ने चट्टग्राम में एक आर्मरी रेड हुआ, वो भी हुआ। बहुत सारे घटनाएं हैं। अंत में जाके द्वितीय विश्व युद्ध में इन लोगों ने एक विद्रोह करवाया जो सिंगापुर में हुआ, जहां आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया जी। वो रासबिहारी बोस ने किया था। नेताजी सुभाष बोस ने जो इसका जो निर्माण किया गया था शुरू में, रासबिहारी बोस ने किया। वही रासबिहारी बोस जिसने प्रथम विश्व युद्ध में कोशिश की थी, तो वही सेम रासबिहारी बोस। तो इनका ये दूसरा ये अटेम्प्ट था। दूसरी बात है कि तब तक रासबिहारी बोस काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो उनको लगा कि और किसी जवान नेता को नेतृत्व दिया जाए। तो उस समय नेताजी को इनका नेता बनाया गया। और फिर जो भी घटनाएं हुई, आज़ाद हिंद फौज एक तरीके से ये भी असफल रहा। फिर एक तीसरा प्रयास किया गया, वो है 1946 में।
ये है मुंबई में जो नेवी में एक बहुत विद्रोह हुआ, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी के नाम से। ये इतिहासों में जहाँ भी आप देखेंगे ज़्यादा जिक्र नहीं होता है, लेकिन जहाँ भी है इसको रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये भी कोई छोटी मोटी सी घटना नहीं थी। इसमें 20,000 के करीब रॉयल इंडियन नेवी के सेलर ने विद्रोह किया। उन लोगों ने 70-80 के करीब जो नेवल शिप्स हैं उन पे कब्ज़ा किया। मुंबई शहर में काफ़ी सारा इधर उधर काफ़ी उन लोगों ने काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह पे कब्ज़ा किया। तो उस समय अंग्रेज़ों के लगा कि अब हमारे नियंत्रण से पूरी तरह से ये चली गई है। और उसी विद्रोह के समय जो कैबिनेट कमीशन ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस है उसका गठन किया गया। तो ये ज़रूरी याद रखिए कि अंत में क्रांतिकारी जो कोशिश कर रहे थे विद्रोह करने की, वो उसमें सफल हुए। और अगर आप क्रांतिकारियों के दृष्टिकोण से देखें तो यही है जिस धारा जिसके कारण हम आज़ाद हुए, न कि डांडी मार्च या ये अलग चीज़ें। सो सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं। इट्स जस्ट दैट उसको आइसोलेशन में देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, और इसको किसी ने आइसोलेटेड तरीके से इस स्टोरी को अलग अलग करके तोड़ के छोटे मोटे इधर उधर करके बताया गया हमको। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। बड़े शातिर लोग हैं सर। हाँ, किसने इसमें दिमाग लगाया है। और इसके जो मैं कहूँगा इस आंदोलन से जुड़े हुए जो स्थान हैं उनको भी मिटाने की बहुत कोशिश की गई। तो आज आप सेलुलर जेल देखेंगे, आप जाएंगे काला पानी में जी, अंडमान में, उस सेल्यूलर जेल को आप जब देखते हैं वो एक छोटा सा अंश है जो पुराने सेलुलर जेल का है। उसको भी पूरी तरह से नष्ट करके हटा देने की कोशिश की गई थी, जिससे उसका कोई नामो निशान न रह जाए। अब सिर्फ छोटा सा एक भाग है जिसको बचा के अंत में किसी ने बचा दिया, एजुटेशन हुआ। यहाँ मौलाना कॉलेज, आज़ाद कॉलेज में मैमसी मेडिकल कॉलेज है, वो एक ज़माने में जेल हुआ करती थी, दिल्ली जेल। उसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी हुई, लेकिन वहाँ कोई स्मारक नहीं है, कोई स्मारक नहीं है। आप चांदनी चौक में जाएंगे जहाँ रासबिहारी बोस और बसंत बिस्वास ने वाइसरॉय हार्डिंज पे बम फेंका था और प्राय उनको मार डाला था। वो घायल हुए थे, 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। अब ये बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। उसका एक प्लाग भी नहीं मिलेगा आपको चांदनी चौक में। तो ये जो इनके बारे में जो हमें जो नैरेटिव चाहिए, कहानियाँ चाहिए, इनको अब उभर के आ रही हैं। अभी कुछ 2 साल में जैसे उधम सिंह के बारे में, बहुत कम लोग उधम सिंह के बारे में जानते हैं कि जो ओडवायर है जिसके वजह से जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ, उसके जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे ओडवायर को उधम सिंह ने मारा। अब इनके बारे में मुझे मालूम ही नहीं था। सिर्फ मतलब जब मैं ये किताब के लिए मैं जो रिसर्च कर रहा था तब ये उभर के निकला कि ऐसा ओडवायर को किसी ने 20 साल बाद लंदन में ढूंढ के उनको एक मारा, उधम सिंह ने। हाँ, लेकिन उधम सिंह का नाम और निशान मिट गया है। अब एक अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ हुआ था उधम बोल के, उसके बारे में कारण से थोड़े लोगों को कुछ जानकारी आई होगी अभी, मतलब पिछले कुछ ही साल में। लेकिन ज़्यादातर लोग आज भी उधम सिंह का नाम भी नहीं जानते। जलियांवाला बाग के बारे में जानेंगे और उनको बताया जाएगा कि उसमें कुछ कांग्रेस पार्टी के कोई इवेंट को रोक दिया गया था, उसके वजह से कुछ हुआ था और एक मैसेकर हुआ। लेकिन इसके कांग्रेस पार्टी से बहुत कम लेना देना है। इसका असली लेना देना है गदर में जो विद्रोह हुआ था और विद्रोह करने की कोशिश हुई थी, उससे इसका संपर्क है जी। और अंग्रेज़ों को ये डर था कि ये गदराइट जो हैं जी, वो उन्होंने सेना में जो विद्रोह करने का एक प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है, इसीलिए वो लोग डरे हुए थे और इनको रोकने के लिए ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो अगर ये समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्रांतिकारियों ने 20 साल बाद ओडवायर को ढूंढ के उसको क्यों मारा। वाह जी सर। सिर्फ 2 छोटे सवाल हैं मेरे। पहला कि
एंशंट भारत का ऐसा कौन सा समय है जो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है और आपको लगता है ये वो टाइम था जब भारत सचमुच सोने की चिड़िया था? देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारी ये इतिहास जो है वो बहुत लंबी है जी। हज़ारों साल, कम से कम 6-7 हज़ार साल का तो हमारे पास अवशेष हैं। मतलब जैसे हड़प्पा के जो शहर हैं, सिंधु सरस्वती के जो अवशेष हैं, जो शायद वैदिक का युग से इनका संपर्क है। उसके बाद मौर्य युग है, गुप्त काल है। तो ऐसा नहीं है कि एक काल है जो मतलब गोल्डन एज है। ठीक है। आप देखेंगे कि ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे हड़प्पा के शहर थे, फिर जलवायु में बदलाव आने के कारण क्लाइमेट चेंज से ये नष्ट हो गए। फिर से एक साइकिल आया, फिर उस साइकिल के बाद और एक आया, तो एक एम्पायर चढ़ा, उसका पतन हुआ, ऐसे ऐसे करते हुए चला। और देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग समय, मतलब ये सोने की चिड़िया का जो आप जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग समय में हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ही समय पे हर जगह इवॉल्व होता गया। हाँ, ये जो इतिहास है, हज़ारों सालों की इतिहास में बहुत कुछ हुआ। तो जब साउथ इंडिया में अगर अच्छे समय चल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उत्तर भारत में अच्छे हैं। उस समय शायद विदेशी आक्रमण चल रहा है। ऐसा कभी कभी मतलब उस समय राजनीतिक परिस्थिति खराब है एक अंश में, लेकिन दूसरे अंश में अच्छा है। तो ऐसा चलता रहा है और ऊपर नीचे भी हुआ है। तो एक धारा से ऐसा नहीं है कि एक बार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फिर कुछ ऐसे रहे कि शुरू में हून, शक ऐसे आक्रमणकारी थे जिनके बारे में जिनके वजह से बहुत मतलब शहर नष्ट हुए, बहुत कुछ हुआ। फिर से एक गुप्त काल हुआ जिसमें मतलब बहुत उपलब्धियां हैं। उसके बाद गुप्त काल के बाद वो भी नष्ट हुआ। फिर ऐसे गुज्जर प्रतिहार, दूसरे साम्राज्य आए गए। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक लाइन जैसे लीनियर तरीके से आप इसको नहीं सोच सकते। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारी बातें हमने सीखी, जानी, और ये भी जाना कि बहुत सारी बातें अभी सीखने को बाकी हैं। तो जो यंगस्टर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या देख चुके हैं, प्लीज़ आप अपने सवाल अगर सर से कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। और क्योंकि मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट थी, मैं सारे सवाल कवर नहीं कर पाया हूँ, तो अगली बार के लिए हम लोग इस बातचीत को यहीं पर रोकेंगे। तब तक सर जाते जाते यूथ को आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि देश एक ऐसी कगार पर है जहाँ से चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे अपने कल्चर को वापस से सोचने समझने और उस पर प्राइड करने की बात हो, और चाहे यूथ आगे चलकर देश को किस दिशा में ले जाएगा, उससे जुड़ी उसके हर एक कदम को, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये हमारे पास एक बहुत अवसर है। ये सिर्फ अवसर है, इसका मतलब नहीं है कि हम ये निश्चित है कि हम लोग सफल होंगे, लेकिन हमारे पास ये अवसर है कि फिर एक बार हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को हम लोग फिर से इसका निर्माण करें और पहले नंबर पे लेके जाएं। और ये हम एक नहीं तो 2 पीढ़ी में कर सकते हैं। लेकिन ये अवसर को अगर हम लोग इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर देखिए, आज हम लोग यूथ डिविडेंड वगैरह बोलते हैं, लेकिन याद रखिए कि हम भी आगे जाके हम भी बूढ़े हो जाएंगे जी। हमारा यूथ डिविडेंड जो है हमेशा के लिए नहीं है, अगले 30 साल के लिए है। तो एक ही पीढ़ी में हम लोगों को एक धक्का मार के ये जो निर्माण करना है, इसको अभी करना है। ये कोई आगे जाके आगे पीढ़ी नहीं करना, ये समय हमारा ही है और ये हमें करना पड़ेगा। और इसमें विश्व की परिस्थिति कभी अच्छी दिखेगी, कभी अच्छी नहीं होगी जी। तो ये जो है सो है, करेक्ट। तो जहाँ हम लाभ उठा सकते हैं उसका उठाएं। जब विश्व में परिस्थिति अच्छी होगी तो हम उसमें एक्सपोर्ट करें और उसका लाभ उठाएं।
जब नहीं है तो हमको अंदर से ही करके करना पड़ेगा। लेकिन ये जो निर्माण करना, अर्थव्यवस्था, हमारी सभ्यता के पुनर्निर्माण करने की ये जो कोशिश है, इसको हमें 30-40 साल तक बरकरार रखना पड़ेगा। और इसमें आप सबको कंट्रीब्यूट करना है। एक कंट्रीब्यूशन आप ये भी कर सकते हैं कि इस बातचीत को और भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि सबके लिए सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद हमारा असली काम शुरू होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। श्री संजीव सान्याल जी, थैंक यू वेरी मच। आप नमस्ते। द रौनक पॉडकास्ट पे आए, बहुत मज़ा आया। थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड, आगे और भी बातें होंगी। नमस्ते।